हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं बुशरा खान, मैं हूं राबिया शाहिद और हम सहेलियां फिर से आई हैं मिलने अपनी तमाम नाज़रीन व्यूअर्स सहेली को जो कैमरे के उस पार बैठे हैं। तो जनाब लाइव कॉल्स कीजिए, इस शो का हिस्सा बनिए, ढेर सारे मैसेजेस कीजिए क्योंकि आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों राबिया? बिल्कुल बुशरा, आज का टॉपिक हर लड़का लड़की इनफैक्ट हर फैमिली के लिए रिलेटेबल है, क्योंकि आज हम मेरी सहेली में अपने एक्सपर्ट से उन सवालात के जवाबात लेंगे जिसकी तलाश हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग कहीं ना कहीं जरूर कर रहे होते हैं। और वो ये कि शादी कब करें, कैसे करें, क्यों करें और किससे करें, कहाँ करें और कैसे करें। और मेरे ख्याल में शायद हर लड़का लड़की यंग इस सवाल को जरूर कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं, इसके जवाबात को। और शादी जो कि लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आजकल की नौजवान नस्ल के लिए एक पजल सा बन गया है। तो क्या रीज़न है इसके? क्या हमारी सोसाइटी की जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं वो रीज़न है इसकी? आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि शादी क्यों करें और कैसे करें। क्यों बुशरा? बहुत ठीक बात कर दिया आपने, और सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना आपने बता दिए हैं। बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि वाकई इतने टेक्निकल इश्यूज हैं नौजवान नस्ल को, कब कैसे क्यों कैसे करें सब जानेंगे। नाजरीन हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हम आपको आज किन से मिलवाएंगे। आज ये हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मिलवाती हूँ आपको जी कासिम अली शाह साहब से। इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमें जी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे अली जंजानी साहब, हु इज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड माय फेवरेट एस्ट्रोलॉजर एज वेल। क्यों राबिया? इनसे भी जानेंगे कि शादी कब कैसे और क्यों करें, और भी बहुत से सवालात करेंगे आप। आज हमारे साथ जी वो जूम पे नहीं मौजूद, आज हमारे साथ जूम ऑडियो कॉल्स पे बिल्कुल मौजूद नहीं। आज वो हमें एज अ गेस्ट फिजिकली अपने अपीयरेंस दे रहे हैं इन हाउस। इसके साथ साथ हमें जूम ऑडियो कॉल पे यूएस से ज्वाइन करेंगे लाइफ कोच ट्रेनर डॉक्टर शिवाना मुफ्ती। और तो और जनाब आप सब, मुझे पता है बहुत लेजी हुए हुए हैं। हम कहते थे मंडे ब्लूज चल रहा है, थर्सडे ब्लूज और फ्राइडे ब्लूज चल रहे हैं। ये पूरा वीकेंड का जो एंड है ना, किसी का दिल नहीं कर रहा काम करने को। रिसेंटली ईद जो गुजरी है बिल्कुल, और इतने खाने और पकवान आप लोग जो खाएं, उसके बाद जो आप लोग के ऊपर लेजीनेस चढ़ी हुई है, ओवर ईटिंग के हवाले से भी हम अपने हेल्थ सेगमेंट में डिस्कस करेंगे फैमिली फिजिशियन के साथ, डॉक्टर अरशद हमायूं के साथ कुछ ही देर में। तो चलिए आगे जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जानना चाहूँगी मैं कासिम साहब आपसे, जैसे राबिया ने बताया ये जो अर्ली मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है आहिस्ता आहिस्ता फेड होता जा रहा है। नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा पजल्ड है, इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट कि कब क्यों कैसे की जाए शादी, और क्यों नहीं वो इतना डिसीजन मेकिंग पावर को होल्ड कर पा रहे। अच्छा देखिए, एक मैं वाज़ह कर दूं, इसका कोई भी फार्मूला बनाना मुमकिन नहीं है कि कोई भी शख्स उम्र के साथ सिर्फ ये तय करे कि हमने जल्दी करनी है या देर से करनी है तो उसके फ़ायदे हैं। जल्दी करने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। देर से शादी होती हैं उसके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। शादी की बुनियाद जो है वो उस समझ और सबसे बढ़ के एक दूसरे के साथ एक ऐसा मैच, कितना देर एक ज़िंदगी गुजारनी है। आखिर हमने ज़िंदगी का बेस्ट टाइम जवानी से लेके बुढ़ापा मर्ग तक हमने किसी के साथ वक्त गुजारना है, ये देखते हुए कि इसके साथ हम अच्छे से एक घराना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। कासिम साहब, यहाँ पे जो हमारे पास सवालात हैं 3 4 5, शादी क्यों करें, कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, लाइक इनके जवाब ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो गया आजकल के दौर में? देखिए ये इसका जवाब फिर आपको अपने अंदर से पूछना पड़ता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए मीनिंग ऑफ मैरिज क्या है। शायद किसी उम्र में सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन का नाम मैरिज है, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं है, ये हमारी कई तरह की कनेक्शंस और इंटरमेसीज हैं जो दो लोगों के बीच में बनती हैं। ये सिर्फ जिस्म नहीं जुड़ते, ये दिल जुड़ते हैं, ये ख्यालात जुड़ते हैं, ये दिमाग जुड़ते हैं, ये रूहें जुड़ती हैं। उसके बाद दो लोगों के सफ़र से घर बनता है। अब आ जाता है कि जल्दी शादी, हम अगर तारीख देखें तो इंडो पाक की तारीख में तो जल्दी शादी का बड़ा कॉमन रवाज था और ये रवाज की शक्ल में ही चलता रहा। उस तरह से मुआशी जिम्मेदारियाँ भी नहीं होती थीं, कंबाइन फैमिली सिस्टम बड़ा कॉमन था, बोझ बर्डन एक दूसरे पे डाल के डिवाइड करके घर चलते थे। घर का एक सरबराह होता था, कुछ कमाने वाले होते थे, एक किचन होता था, घर में कुछ कमरे सबको एक एक मिल जाते थे, चलता रहता था। अब वक्त के साथ साथ बड़ी जिद्दत आई है और मुआश जो है वो सोसाइटी की और ये यूनिट जिसे मैरिज कह रहे हैं, इसकी बड़ी एक क्या लीजिए इसमें कलीदी किरदार है, इसका बड़ा अहम रोल है मुआश का। यानी अगर कोई मुआशी तौर पे थोड़ा स्टेबल नहीं है, बेहतर नहीं है और उसके ऊपर शादी का बर्डन भी आ गया तो बड़े सवाल फिर जन्म लेते हैं। अब एक तरफ आ जाते हैं यंग मैरिजेस जो हैं, जल्दी जो शादियाँ,
उसमें मेल की तरफ देखें तो वो स्ट्रगल कर रहा होता है, उस पर बड़ा प्रेशर होता अब है। आपने ये स्ट्रगल की बात की तो ये सोशल एक नॉर्म्स और सोशल सोसाइटी के साथ भी लिंक कर जाता है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप जरूर इसमें ऐड करें कि ये क्या कोई सोशल इश्यूज बन गए हैं शादी करना? देखिए, लोगों की ये सब चीजें- समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरा ख्याल है कि इसके मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं जी। आप इसको एक समाज के हिस्से से लेंगे, जो बड़े मजहबी लोग हैं वो तो आज भी कह रहे हैं कि बलोगत के साथ शादी हो जानी चाहिए। तो दुनिया में थोड़ी सी जिद्दत आई है, दुनिया के तकाजे बदले हैं, निज़ाम बदले हैं। पैसा देखिए कितना डिवैल्यू हो चुका है, 1 लाख रुपए की वैल्यू कोई नहीं है। बिल्कुल। और अगर 1 लाख रुपए को कमा रहा है तो वो अपना घर बड़ी मुश्किल से लेकर चलता है। उसके घर का रेंट क्या है, उसके बिल्स क्या हैं, उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसने कैसे पालने। तो एक ऐसी शादी जो जल्दी होती है, पहले उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास आप चार्म ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन आपकी, एक आपकी ड्राइव लाइफ की जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेल फीमेल दोनों की बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अपनी औलाद को देखते हैं, अभी आप खुद जवान होते हैं, आपकी औलाद जवान हो चुकी होती है। अगर आपकी स्टार्ट 20, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में शादी हुई है तो आपकी 40-45 साल की उम्र तक आपकी औलाद जो है वो बालिग होके साथ। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी 25 साल की उम्र में शादी हुई थी। So do you think it's the best age? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब मेरा बेटा जो है वो इस वक्त अब कॉलेज जा रहा है, अगले साल उसने यूनिवर्सिटी जाना है। ग्रेट। और एक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को तो बड़े बचपन से पूरा करने लग पड़े। 18-19 साल की उम्र थी जब से पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग शुरू की, कोचिंग शुरू की, घर की जिम्मेदारियां निभानी शुरू की एक बड़ा बच्चा होने के नाते, और बहन भाइयों की कुछ जिम्मेदारियां हमने लेना शुरू की। तो ये हर एक की सिचुएशन मुख्तलिफ है। अब देखिए एक शख्स है जिस पे घर की अपनी जिम्मेदारियां इतनी हैं, वो शादी के बंधन में आता है और मुश्किल में चला जाता है, तो उसको पहले सोचना चाहिए कि वो मुआश का क्या करेगा, वो कैसे जिंदगी को चलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं लेट मैरिजेस की तरफ, तो वहां पर उस तरह से पैशन नहीं होता। कुछ फायदे हैं कि आप सेटल हो चुके होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, 30s में आके कहीं ना कहीं आप कि ये क्लैरिटी बिल्ट हो चुकी होती है कि आप मैंने करना क्या है। ये जो आप लेट मैरिजेस की बात की ना, ये तो एक बहुत बड़ा, हम जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रेंड बन चुका है, एक ट्रेंड बन गया भाई, और एक पेंडोरा बॉक्स है जो कि फिलहाल तो आप देखें ना डिजिटलाइज्ड एरा में ये ट्रेंड ही स्टार्ट हो गया। मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से भी हम बात करें, नाज़रीन को बताएं कि आखिर क्यों लेट मैरिजेस की जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं ज्वाइन करवाऊंगी और आप लोग से मिलवाऊंगी अपने एक और खास गेस्ट को, एक्सक्लूसिव गेस्ट को जी। इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया इन हाउस। मैं बात कर रही हूँ ज़ंजानी अली साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं सर आप? शुक्र, आप खैरियत से? दोनों ठीक ठाक हैं आज माशाल्लाह। आप लोग के साथ मौजूद हूँ, शाहजी भी मौजूद है, मेरी खुशकिस्मती। बड़ा अच्छा पैनल बैठा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत खास है और ऑब्वियसली आपकी फील्ड के साथ भी रिलेट करता है। तो ये बताइए कि शादी कब करे, क्यों करे, कैसे करे, किससे करे और क्या कहती है, क्या करना चाहिए इस हवाले से? देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है ना शादी का, हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं, चूँकि सारा दिन हमारी प्रैक्टिसेस रहती हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो शादी नहीं करना चाहता, हर कोई शादी करना चाहता है। क्योंकि हम इस माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे बचपन से ही हमें ये बता दिया जाता है कि बड़े होके हमने दूल्हा बनना है या दुल्हन बनना है, हमने कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ ये काम करना, अपनी फैमिली लाइफ। चूँकि हम उस एक ऐसे माशरे में हैं जहाँ पे टीवी ड्रामाज, लॉलीवुड, बॉलीवुड और ये सारी चीज़ें आती हैं कि एक चीज़ बिल्ट इन हमारे अंदर मौजूद है, इनफॉर्मल एजुकेशन है ना आपको ये। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगा, चूँकि सारा दिन जब से ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, आप यकीन करें 12 साल 13 साल की बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमने शादी फलां बच्चे से, फलां लड़के से शादी करनी है, हमारे पेरेंट्स नहीं। 12-13 साल के बच्चे, एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ लड़के शादी करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न उनके जायचे में कुछ प्लानट्स की ऐसी पोजीशन ख़राब होती है कि वो करना भी चाह रहे होते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। उसका फिर नाम हम ये दे देते हैं जी, इन पे बंदिश हो गई है। कि हर चीज़ का एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक टाइम है, एक एज है कि उस एज में जाके, जैसे भी शाहजी ने बताया कि मेरी 25 साल में शादी हुई, मेरी शादी हुई 29 साल की एज में, कि उससे पहले बड़ी कोशिश की, बड़ी स्ट्रगल की पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी पेरेंट्स देखते रहे, लेकिन जब उसका टाइम आया तब वो शादी हुई। कि हमें शादी के लिए ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शादी करने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कि जैसे मेहनत हर कोई करना चाहता है लेकिन करता कोई नहीं है, शादी हर कोई करना चाहता है लेकिन उसको निभाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं कि दो लोगों की कंपैटिबिलिटी क्या है,
क्या वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, Right. एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, एक दूसरे के ख़ानदान की जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, मुआश उनके किस तरह से रहेंगे, अगली नस्ल जो है वो उनकी फर्मा बरदार होगी नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम फिर एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। और हर ऐसा नहीं कि अच्छा, तीसरी कैटेगरी भी आपको बता दूं कि अगर फैमिली में माँ बाप की डाइवोर्स हो गई है, उस वजह से बच्चे शादी नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी तो हमने भी नहीं करनी। चौथी कैटेगरी इसमें ये होती है कि बड़ा भाई अभी तक कवारा है या बड़ी बहन कवारी है तो नीचे वाली पूरी लाइन वैसी बैठी वेट है, करेगी। उनकी शादी नहीं हो रही। तो हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शादी सब करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं जो अपनी राइट एज में शादी ना करना चाहे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता राइट टाइम पे। और फिर किसी जब एक ऐसी एज में पहुंचते हैं फिर उनको हम मिजाज जीवन साथी नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक बात एजुकेटेड की जीवन आपने। साथी नहीं मिलता, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स और यहाँ पे Start होता है। कंफ्यूजन्स भी बहुत ज्यादा आ जाती हैं। बिल्कुल। क्यों राबिया? बिल्कुल। कासिम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डू यू थिंक कि आजकल की जो जनरेशन है उन्होंने इस बात को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि शादी नहीं करनी, ये सोशल इशू बन गया हुआ है, यहाँ तो लेट करनी है, यहाँ तो करनी ही नहीं है, अर्ली मैरिज पे तो कोई बात ही नहीं करता है। अच्छा, मैं अली साहब की बात को सेकंड करूंगा। देखिए, ऐसा सबके साथ नहीं है, ऐसा बिलखसूस उनके साथ है जो या तो इमोशनली डिस्टर्ब हुए, बाज़ लोगों के साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है, उन्हें किसी से मोहब्बत हुई, ब्रेकअप हो गया, उसके बाद वो इतने डिसहार्ट हुए, उन्होंने तय कर लिया कि मैंने शादी नहीं करनी। नहीं करना। बाज़ केसेस में किसी ने जो रिलेशंस देखे, वो माँ बाप का रिलेशन हो सकता है, किसी बड़े भाई या बहन का रिलेशन हो सकता है, वो रिलेशन हेल्दी नहीं था, उनके जहन में एक तासुर चला गया कि शादी एक पेन है, उनके माइंड ने ये मीनिंग अखज़ कर लिया, उनके अंदर कहीं ये रासिक होगी बात कि शादी का मतलब दरअसल कोई डिज़ास्टर है, कोई पेन है, कोई डिस्टर्बेंस है। वो ऐसी बैठी कि उसके बाद फिर वो शादी से दूरी हो गई। ऐसे लोग थोड़े हैं, और ऐसे लोगों की थोड़ी सी अगर काउंसलिंग की जाए, उन्हें समझा जाए, उन्हें समझाया जाए कि हर इंसान को एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, उसने ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों में हमें किसी न किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। और दुनिया का सबसे खूबसूरत रिलेशन जो अल्लाह ने भी इंसान को जिसकी ऑप्शन दी है, बड़ी हलाल ऑप्शन जो है, वो निकाह की शक्ल में है, आप उसको अवेल कर सकते हैं, उम्र के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड जो आप देखते हैं, मैं इसे ट्रेंड नहीं मानता, ये कोई इनफरादी केसेस है जो मुतनफ़र हो जाते हैं, जो दूर हो जाते हैं शादी से, या जिनके जहन में कोई खौफ बैठ जाता है, खदशा बैठ जाता है, किसी वाक़े की वजह से उनके माइंड में एक एंकर हो जाता है। अदरवाइज सर की बात को मैं सेकंड करूंगा, हर बंदा ये चाहता है, आगे उसकी सिचुएशन है। ये जो माशरा जिसमें हम जी रहे हैं, इस सोसाइटी की फैब्रिक के कुछ पॉजिटिव है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसमें भाई बहन की कदर है, इसमें बुजुर्गों के रिश्तों की हमारी कदरदानी है, बिल्कुल। इसमें हम चाचा बाबा मामा ताया, ये सारे रिश्ते हमारे लिए बड़े अहम होते हैं, लेकिन इसमें आप हम देखिए, सबको साथ लेके चलते हैं। आपने लेकिन कुछ फैमिली की साइड बात इफेक्ट्स की, हाँ जी कासिम साहब, आपने फैमिली की बात की, लेकिन इसमें यही जो जैसे ब्रोकन फैमिलीज की आपने बात की, तो जो ब्रोकन फैमिलीज हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स है, इनका बहुत असर पड़ता है फैमिली पे, बहुत ज्यादा बच्चों असर पे पड़ता है। बहुत असर उसकी पड़ता उसकी देखें वजह ये होता है, वजह ये होती है कि आम तौर पे हमारे पास तो शादी का मतलब वही है जो हमने देखी है, जो अपने इर्द गिर्द देखा। अगर हमने कोई हेल्दी रिलेशन देखा ही नहीं, ये भी आपको बताऊं कि जिन्होंने हेल्दी रिलेशन नहीं देखे होते, ये बाकायदा एक प्रोग्राम बनता है, इस पे आप शायद कई दफा बात भी कर चुके होंगे, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, उन बच्चों की जिंदगी, वो कई तरह के ट्रामास के शिकार होते हैं, उन्होंने अनसर्टेनिटी इनसिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा देखा होता है, उनकी ज़िंदगी में खौफ और खदशे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको ज़िंदगी को लेके वो समझ नहीं पाते कि रिश्ते का मतलब क्या है, इस रिलेशन से हमने ड्राइव क्या करना है, इसमें से निकालना क्या है। और बाज़ केसेस में यकीनी बात है कि वो जब किसी बुरे रिश्ते को देखते हैं, बिलखसूस बच्चा अपनी माँ के साथ बड़ा अटैच है, बाप के साथ बड़ा अटैच है, इमोशनल एक कनेक्शन है, जब वो उनको हर्ट देखते हैं, उनको दुखी देखते हैं, उनको पेन में देखते हैं, उनको डिस्टर्ब देखते हैं, तो उनके अंदर ये तासुर आ जाता है, वो एक कनेक्शन की वजह से कि अगर ये पेन में है और इसकी वजह ये रिलेशन है, अनहेल्दी रिलेशन है, तो मेरा वो अज्यूम कर लेता है उनका माइंड कि मेरा रिलेशन भी जब बनेगा तो इसी तरह का बनेगा। अच्छा, मैं सर की बात, क्योंकि मैं तो नहीं एस्ट्रोलॉजी को इतना ज़्यादा जानता, या बाकी अलूम तो इनका शोबा है, इल्म की शक्ल में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आज के जो साइकोलॉजी के मॉडर्न अलूम है उनके हवाले से बात करूँ। आज जो MBTI है, पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं, 16 इंसान की पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं, उसमें बड़ा क्लियर पता लग जाता है कि किसका मैच किसके साथ हो जाता है। यानी हर एक की शख्सियत की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ का पार्ट है, कुछ वीक पार्ट है, जिसको आप कह लीजिए कि वो
उसको कुदरत ने किसी चीज में अच्छा किया है, किसी में कमजोर किया है। लेकिन ये जब किसी ने इंतखाब करना है अपने पार्टनर का, तो ऑब्वियसली ही और शी कैन फॉल इन लव एंड वुड बी बी ब्लाइंड ओवर द फॉलीज एंड द गुड पॉइंट्स ऑफ द अदर कैरेक्टर। तो यहाँ पे फिर आप ट्रेट्स तो नहीं, देखिए टेक्निकल ट्रेट्स कौन देखेगा? ये भी तो हर दफा लव मैरिज नहीं हो रही होती। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में आप 100% लव मैरिजेस नहीं कह सकते। लव मैरिजेस की एक रेशो है, अरेंज मैरिजेस की बड़ी तादाद, अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़ी शादियां होती हैं। शादियां करवाने का आज भी रवाज है, रिकमेंडेशंस होती हैं, पूछा जाता है, मशवरा लिया जाता है। लेकिन कासिम साहब, इसी के साथ साथ आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि शादी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वुमेन है, वो इंडिपेंडेंट है, शी फील लाइक शी डजंट नीड एनीबॉडी और शी इज फाइन। जैसे एक स्टेटमेंट थी उनको बताएं कि शादी क्यों जरूरी। देखिए, मैं फिर आपको बताऊं कि ये चंद मिसालों से हम इसको हम ट्रेंड नहीं कह सकते। ये बड़ी थोड़ी मिसालें हैं, ये आटे में नमक मिसालें। और अगर किसी की कोई ऐसी समझ बूझ है, देखें इस केसेस में क्या होता है। You see, there was a prominent figure of TV, सनम सईद, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि अगर वुमेन टर्न्स इनटू अ वेरी इंडिपेंडेंट हो जाए औरत, सिंपल, तो वो फिर उस तरफ जाती जरूर है कि अगर तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो आई डोंट नीड एनी मैन, मैं तो अपने फाइनेंशियल जिस कॉन्स्ट्रेंट्स है, इश्यूज हैं, वो उनको भी मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। देखिए, इसमें फिर मैं कहूँगा कि ये कोई इंफरादी कोई ऐसी मिसालें बन जाती हैं आपकी कि अगर किसी का कोई रिलेशनशिप चला, उसमें से वो इतनी पेन थी, इतनी डिस्टर्बेंस थी, मिसमैच था, और उसके बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट थी, उन्होंने का सेपरेशन लेते हैं, अलहदगी करने के बाद वो खुद से चल पड़ी। ऐसे केसेस आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये तादाद में बहुत थोड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, शोबिज़ में क्योंकि हमें चीज़ें वाक़यात नज़र आ जाते हैं और डिस्कस होते हैं, तो हमें वो लगता है कि जैसा ये सारे हैं ऐसे ही सोसाइटी चल रही है। सोसाइटी ऐसे नहीं भी चल रही होती। कुछ मिसालें आपको मिलेंगी। अच्छा, एक जो ट्रेंड आपको अच्छा मिलेगा, मैं फिर ये कहूँगा कि लेट एज में भी कहीं शादियां मिलेंगी, कोई सेटल नहीं हो सका तो 60s में जाके भी आपको कई एक्ट्रेसेस ऐसी मिलेंगी जिन्होंने शादियां की हैं, जहां से पता लगता है कि साथ की जरूरत है, कंपेनियन की जरूरत है। और उस एज में जाके देखें, शायद फिजिकल रिलेशन की वो शक्ल नहीं होती। इंसान की जरूरतें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन इंसान को इंसान का साथ चाहिए, वो आखिरी दम तक, मरते दम तक चाहिए। तो ये एक बड़ा खुशाइन ट्रेंड है, एक कंपेनियनशिप आपको चाहिए होती है, बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, जैसे आज का दौर चल रहा है और आज का जो एक सेंचुरी चल रही है, इसमें तो जो हालात हैं, लेट मैरिजेस को प्रमोट किया जा रहा है और अर्ली मैरिजेस जो है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं फेड हो गई। लेकिन मैं चाहूँगी कि हम अपने एक और गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं आप सबसे नाजरीन। हमें डॉक्टर शिबाना मुफ्ती ने वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है यूएस से। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम जी, it's great to be here again, thank you। थैंक यू जी, वेलकम। डॉक्टर शिबाना, हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगी कि यू बीइंग अ डॉक्टर ये ज़रूर बताएं, हम बात कर रहे हैं कि शादी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए और क्या क्या देखा जाए और क्यों करनी चाहिए। तो ये ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें किसी सर्टन अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए, क्या कोई बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से करनी चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड बायोलॉजी की मैं स्पेशलिस्ट हूँ एंड मेरी एक्सपर्टीज ही वो है, तो इसलिए मैं आपको पहले तो बायोलॉजिकल क्लॉक का समझा देती हूँ और उसके बाद एक सोशल एलिमेंट आ जाता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिंग कभी शादी कर लो और उसके बाद फेल कर जाए तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो पहले बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं कि औरत और आदमी को अल्लाह मियां ने बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया, वी ऑल नो दैट। जब एक बच्ची पैदा होती है तो जो जेंडर होता है आपका आइडेंटिफाई हो जाता है ना माँ के पेट के अंदर ही, और उसके अंदर जो बच्ची होती है उसके एग्स बन रहे होते हैं। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक जो लड़की होती है उसके एग्स बनते हैं। बच्ची जो होती है लड़के से इस तरह से डिफरेंट है कि लड़कियां एक रिजर्व लेके खजाना ऑफ एग्स लेकर पैदा हुई होती हैं। हमारे अल्लाह मियां ने आपको एक रिजर्व दे दिया है और बस वही पूरा रिजर्व आपने पूरी लाइफ में जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होंगे, रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी, उसमें इस्तेमाल करना है। आदमियों का ये चक्कर नहीं होता। आदमियों का जो जरसूमा होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं वो एवरी मंथ बनता रहता है और पूरे लाइफ स्पैन में उनका बिलियंस में यानी कि 600 बिलियन से भी ज्यादा उनका स्पर्म्स होते हैं जो यूटिलाइज हो रहे होते हैं। जबकि एक बच्ची जो होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका आप कह लो 1 to 2 मिलियन की बात हो रही है, नॉट बिलियंस, आपके एग्स पैदा होते हैं। ये आपका जखीरा है जो आपने इस्तेमाल करना है पूरे लाइफ में। अब जब बच्ची की पुबर्टी होती है, उसके पीरियड आते हैं, माहवारी आते हैं, एट द टाइम ऑफ 12 कह लें, किसी को 10 साल में आ जाता है, बच्चियां बड़ी होती हैं
तो उनके एग्स जो हैं वो सिर्फ 300,000 तक रह जाते हैं। जब उनके 20s में एज होती है तो उनकी पीक फर्टिलिटी होती है, क्योंकि जो एग्स होते हैं वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी कैसी है और एग की क्वांटिटी वो पीक पे होती है जब आप 20s में होते हैं, 23 एंड 24। तो आप अगर फर्टिलिटी ग्राफ को देखें तो वो पीक पे होता है। उसके बाद 30 तक वो उस तरह ही स्टेबल रहता है, हल्का हल्का नीचे जाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 30s में जो एग होता है, लेट 37 में कह लो, एक औरत 37 की है, 40 में है, तो सिर्फ 37,000 40,000 उसके एग्स रह जाते हैं। राइट 40s में और कम हो जाता है, जिसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं, जब उसके हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं। और जब वो 50 साल की होती है ना एक औरत, तो आप देखो उसका मेनोपॉज हो जाता है, क्योंकि उसके एग्स खत्म हो जाते हैं और एग्स ने आपके एस्ट्रोजन पैदा करने होते हैं और एग आपको एक सलाहियत देता है टू बिकम प्रेग्नेंट। अब अगर आपके एग्स ही खत्म हो गए हैं, आपकी सलाहियत जो बच्चा पैदा करने की खत्म हो जाएगी। यहाँ से ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, मैं हमेशा लड़कियों को जब वो मेरे पास आती हैं फॉर काउंसलिंग, उनको समझाती हूँ कि आप अपना करियर कर रही हैं, आपने अपना जीवन साथी जो सिलेक्ट करना है, वो ठीक है, वो स्ट्रेटेजाइज करें। आप अगर आपको डायबिटीज है तो आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं ना कि मैंने कैसे खाना खाना है, मैंने शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो फर्टिलिटी का टाइम है, जो मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक है, 20 साल से लेके 32 साल तक जो है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर जो है मैं करियर के चक्कर में डिले करती जाऊंगी तो मेरी एग की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और टू बिकम प्रेग्नेंट, बच्चा पैदा करने की सलाहियत मेरी कम होना शुरू हो जाएगी। इस चीज को समझते हुए आप अपनी जिंदगी को प्लान करें। बाकी तो अल्लाह मियां ने करना होता है ना, कि जब आपको साथी मिलेगा तो आप करेंगे, कोई अच्छी फैमिली मिलेगी तो करेंगे, कोई अपने जैसा मिलेगा तो करेंगे। लेकिन करियर के चक्कर में जिन लोगों के पास ऑप्शन होती है ना, कुछ लड़कियां आजकल के हम पहले सेट हो जाएं और इस चीज को इग्नोर कर देती हैं, इस नॉलेज को। तो मैं हमेशा सिर्फ ये नॉलेज देती हूँ खवातीन को कि हम खवातीन को अल्लाह मियां ने एक रिजर्व के साथ, एक बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ पैदा किया। आदमी 90 साल का भी हो ना तो वो भी बच्चा पैदा कर सकता है, उसका ये मसला नहीं है। तो हम तो एक इस चीज के साथ पैदा हुए हैं और हमें फिर ये इंतखाब करना चाहिए कि हमने किस टाइम पे क्या करना चाहिए, ताकि आगे जाके ना हमें पछतावा ना हो। सिर्फ ये बायोलॉजिकल क्लॉक को आप समझ लें। अब आपने ये कहा कि जिससे करनी चाहिए, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक सोशल उसमें आ जाएगा आंसर कि आपको किस तरह की फैमिली में करनी चाहिए, पहले स्टडीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले डॉक्टर शबाना इसकी तरफ हम वापस आते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। आपने तो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात की, ज़ंजानी साहब ने एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉक की बात की, लेकिन कासिम साहब सोशल क्लॉक भी तो एक चीज़ है ना, इसका क्या करें? कब करोगी शादी, कब करोगे शादी, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, तो इसका क्या करें? देखें, ये जो सोशल प्रेशर्स है ना, ये भी हमें मैनेज करने आने चाहिए। मैंने पहले ही आपको कहा कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ये कोई रूटीन सोसाइटी नहीं है, ये मुश्किल सोसाइटी है। इसमें कई तरह के KPIs हैं, यहाँ पर कई तरह के कामयाबी के कई तरह के कुलिये हैं। शादीशुदा है वो उसको ठीक माना जाता है, अभी शादी क्यों नहीं कही, उससे सवाल पूछे जाते हैं। जिसकी शादी हो गई उससे पूछा जाता है बच्चा क्यों नहीं हुआ। ये सब चीज़ें इस सोसाइटी में आपको मिलती हैं। फिर एक मर्द जो है उस पर कई तरह की जिम्मेदारी हैं। उसने अपनी बहनों को भी आना है, उसने अपने घर को सेटल करना है, उसने घर खरीदना है, उसने बाज़ औक़ात पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं उनका भी ख्याल रखना है, फिर उसने शादी भी करनी है। फिर जैसे सर ने कहा, कुछ घरों में बड़ी बहनें ब्याहने वाली होती हैं, बड़ा भाई ब्याहने वाला होता है। कुछ घरों में जो छोटी बहन है उसके रिश्ते आ रहे होते हैं, लेकिन बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हुआ होता, तो छोटी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा होता। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सारी सोसाइटी है। इसमें हर शख्स को, हर फर्द को खुद देखना पड़ता है। और जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, उन्होंने तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बातें की। मैं समझता हूँ कि ये ना करती तो मिसिंग होता, ये कवर ना मैं कर सकता था, ना अली ज़ंजानी साहब इस बात को रिलेट करते हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिलेट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारिश ये है कि जिस तरह उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि एक शुगर किसी को हो गई है तो उसने मैनेज करना है कि मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे कब मेडिसिन लेनी है। इसी तरह ये फैसला भी हर मर्द, हर औरत को खुद सोचना चाहिए कि किस सिचुएशन में इसके प्रो कॉन्स के हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। अगर एक ख़ास सिचुएशन में वो शादी कर रहा है तो कुछ उसके बहुत से फ़ायदे होंगे, कुछ उसके चैलेंज होंगे। अच्छा, मैं आपको वैसे एक बताऊं कि अमूमन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, वो तमाम की तमाम हमारी बहनें जिनको मैंने टॉप प्रायोरिटी पे प्रोफेशनल होते देखा, उन्होंने प्रोफेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखा, मैंने उनके घर डिस्टर्ब देखे, मैंने उनके घर में कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर देखा है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कामयाब सर्जन बन गई हैं, बड़ा मुश्किल है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बनने के लिए, वो वहाँ जब लगेगी
तो वो एनर्जी बचती नहीं है जिससे घर चलना है, बिल्कुल, ये जिससे बच्चों की परवरिश होनी है, ये जिससे घर ने घर की शक्ल में होना है। राइट। अच्छा, अब रह गया यहाँ तो अफोर्डेबिलिटी हो, इतने मुलाजिम हो, इतने आया हो, खाला हो, चौकीदार हो, ड्राइवर्स हो, सब कुछ वसाइल हो, ये बड़ी जो आइडियल सिचुएशन है। अमूमन ऐसा नहीं होता, ग्राउंड रियलिटीज में ऐसा नहीं होता। मियाँ बीवी दोनों कमा रहे होते हैं, बड़ी मुनासिब से तनख्वाह होती है, बड़ी मुश्किल से जिंदगी पूरी हो रही होती है, बच्चे पाल रहे होते हैं, घर चला रहे होते हैं, खर्चे पूरे कर रहे होते हैं, और साथ साथ अपने आप को प्रोफेशनली अप टू डेट भी रख रहे होते हैं। ये एक ऐसा मुश्किल ज़माना आ गया जिसमें अप टू डेट रखना बड़ा मुश्किल है, बड़े चैलेंज हैं, स्किल्स बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं, पुरानी स्किल्स ख़त्म हो रही हैं, पुराने प्रोफेशन ख़त्म हो रहे हैं, नए प्रोफेशन जन्म ले रहे हैं। सो ये किसी को खुद सोचना पड़ता है कि सिचुएशन में अगर ये मैं फैसला करूं तो इस मुझे क्या कुछ मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी बात है अपनी समझ कि मैं क्या हूं, मेरी ज़रूरतें क्या हैं। मैं अगर ये स्टेप लेता हूं तो मैं ज़्यादा हैंडीकैप तो नहीं हो जाऊंगा, मैं ज़्यादा किसी ट्रैप में तो नहीं चला जाऊंगा, मैं ज़्यादा मैनेज तो नहीं करूंगा। देखिए दीनी अहकाम में तो हमें जो शरीयत के मुताबिक मिलता है, निकाह बजाते खुद बायसे बरकत है, उसमें एक बरकत है, उसमें एक आसानी है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कई तरह की आसानियाँ गैब से शामिल कर देता है। हर आने वाला जो फ़र्द है, बच्चा है, घर पैदा होता है, वो भी अपना रिस्क लेकर आ रहा होता है। ये कामिल ईमान हमारा रब की रबूबियत पे होना चाहिए, लेकिन अपनी तदबीर, राइट, वो तदबीर के साथ भी एक तकदीर का हिस्सा आता है। सही बात। तो अपनी तदबीर में आपको खुद को समझना है, आपको जिसके साथ शादी करनी है उसको समझना है, उसके मिजाज को समझना है, उसकी पर्सनैलिटी को समझना है। आपने अली साहब से रब्ता करना है और पूछना है कि जी हमारा कोई मैच भी बनता है कि नहीं बनता। आपने देखना है कि जी सोशली हम किस तरह से लेकर चलेंगे। आपने देखना है जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस घर को हमने बनाना है, वो घर कैसा होगा, हमारा इसमें नुकसान क्या है, हमारा इसमें फ़ायदा क्या है, हमारी एज क्या है, हमारी मेडिकल बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या हैं। अब तो देखें एक नया ट्रेंड, पढ़े लिखा ट्रेंड जो है, बड़े ऐसे टेस्ट हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं कि शादी से पहले हमें करवा लेने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात की, टेस्ट की आपने बात की। इस तरह कुछ टेस्ट होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल भी। यूजली मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बताएं कि हम अर्ली मैरिजेस को कैसे प्रमोट करें, लेकिन इसके साथ साथ जिनकी लेट मैरिजेस होती हैं उनके जायचे में क्या फॉल्ट तो नहीं कहूँगी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट उनका किस तरह से डिफरेंट होता है। लेट मैरिजेस उन लोगों की कैसे होती है? देखिए लेट मैरिजेस तब होती हैं जब हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट दो चीज़ें डिफरेंट हैं। हम हस्बैंड वाइफ को डिफरेंट हाउस से देखते हैं और प्यार मोहब्बत का हमारा हाउस और है। यानी मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो आपको शादी के बाद भी हो सकती है, शादी से पहले भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। लेकिन जो आपका लव पार्टनर है उसने अल्टीमेटली आके आपका लाइफ पार्टनर बनना है, आपका शौहर या आपकी बीवी बनना है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपकी शादी का हाउस है, 7th हाउस उसको हम कहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो तो लड़का और लड़की दोनों की लेट मैरिजेस होती हैं। अगर लड़के हैं उनके जायचे में वीनस ख़राब है, उनकी शादी में बड़े इश्यूज आते हैं। लड़कियों की अगर जायचे में जुपिटर ख़राब है तो उनकी भी अज़दवाजी ज़िंदगी में इश्यूज आते हैं। फिर एक बहुत बड़ी टर्म हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो कि मोस्टली टीवी चैनल्स पे आती है कि जी आप मांगलिक हैं, आपके ऊपर को मंगल दोष लग गया है, उस वजह से आपकी शादी नहीं होती। तो होता ये कि आपके जायचे में मार्स एक ऐसा प्लानट है जो सिग्निफिकेटर है अगली नस्ल की प्रोडक्शन के लिए, आपकी शादी होने के लिए, आपके ख़ानदान में वुसअत और इजाफे के लिए। वो अगर आपके जायचे के सर्टन हाउसेस में कहीं ख़राब जगह पे बैठा हो तो आपकी शादी 29-30 साल से पहले नहीं होती। अगर लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हैं तो ये योग कैंसिल हो जाता है। अगर दोनों में से कोई एक है, इसके इतने बुरे असरात होते हैं कि शादी पहली बात होती नहीं है, हो जाए तो चलती नहीं है। और बल्कि कुछ अर्सा कबल एक हमारा बॉलीवुड का एक जोड़ा भी है, ऐश्वर्या राय, उसका भी बड़ा चला था कि वो भी मांगलिक है, तो उसकी भी कुछ प्रिकॉशंस उन्होंने की थी। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इसकी करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस वक्त दोनों मियाँ बीवी बंधन में बंध रहे हैं तो उसका एक ख़ास वक्त होता है। जैसे आप इस दुनिया में आए हैं तो आप एक नसीब लेकर आएँ, आपका दौलत, आपका नसीब, आपकी कामयाबी, आपकी ख्वाहिशात, ये सब डिफरेंट चीज़ें ये इकट्ठी नहीं हो सकती। आपने कहा कि जायचे में अक्सर ये भी आता है किसी ने अरेंज की भी है तो उसकी दोबारा कहीं पे लव हो सकती है या उसको शादी के बाद भी प्यार हो सकता है। तो इतना भी एस्ट्रोलॉजिकल, दूसरी शादी, खुफिया शादी, इतना भी बता देती है। बहुत सारी शादियाँ होती हैं। और अगर हम इस चीज़ को देखें कि लोग शादी नहीं कर, अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो देखें एक ह्यूमन नीड है जो एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग देखते हैं, तो वो फिर क्या करेगा, गैर शरई काम करेगा।
वो काम करेगा जिसका हमारा मौज़हब है या माशरा है किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो उसके लिए अर्ली मैरिजेस बड़ी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स के लिए कि वो अर्ली मैरिजेस को प्रमोट करें। पुराने जानी ज़माने साहब में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉलर कहाँ से? नुमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या नाम सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो मैं अपना जायजा निकलवाना चाहता हूँ कि आप बता सकते हैं जिंजानी साहब के मेरी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी? जी, डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 1 जनवरी 1994। रिपीट कीजिएगा। 1994 1 जनवरी 1994। और प्लेस ऑफ बर्थ और कोई टाइम अगर आपके पास? नहीं, टाइम तो नहीं, आप इस वक्त मुझे। ठीक है। अच्छा बेटा ये बताएं आपकी पहली वाली शादी चल रही है या ख़त्म हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं मेरे। अच्छा माशाल्लाह, इतनी अर्ली एज में माशाल्लाह 3 बच्चे भी हो गए इनके। ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। नुमान साहब का चूँकि ये कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी शादी अगर इन्होंने करनी है बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो 2023 का जो साल पिछले गुज़रा है वो साल इनके लिए फेवरेबल था शादी करने के लिए, और अगर इनको कोई भी पसंद आ गया है तो उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि दूसरी शादी इनके लिए कुछ शायद इतनी फिजिबल नहीं है, उसमें कोई इतनी बेहतरी और कामयाबी नहीं है, क्योंकि सैटर्न इनका जो रूलिंग प्लानट है वो इनके फितरी तौर पर जायचे के 12th हाउस में जो कि ख़राब घर में बैठा हुआ है। तो अगर करनी है, बड़ी को मजबूरी है, तो निकाह का नेक वक्त और अच्छा टाइम ज़रूर डेट का इंतखाब करवा लें ताकि दोनों मियाँ बीवी के बंधन का आगाज़ अच्छे टाइम पे हो सके। अदरवाइज़ जिस तरह से इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली शादी है, 3 बच्चे हैं, वो भी डिस्टर्ब होगी और अगली आने वाली ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होगी, और इकोनॉमिकली क्योंकि सैटर्न बैठा हुआ है खर्चे के घर में, तो या तो इनका शौक है या दिल कर रहा है, कोई इसमें संजीदगी उस तरह से मुझे फाइनेंसेस का हो सकता है। हाँ, तो उसमें ये मुझे मेरा सवाल ये है, आपने भी पूछना है, मैंने इस हवाले से पूछना है जी। अमूमन जिन्होंने दूसरी शादी करनी होती है वो इस तरह जायचे निकलवा के करते हैं, कर लेते हैं क्योंकि मेरी करने वाले तो कर भी मैंने देखा है, करनी हो तो फिर कर ही लेगा मैंने देखा है कि जिन्होंने करनी होती है ना वो ज्यादा नहीं बताते, वो तो कर लेते हैं। हाँ। सर वो खुफिया शादी होती है, वो दूसरी शादी। अच्छा, ये जरा प्लान शादी लग रही है जो साहब ने कॉल किया, लेकिन उसमें ये प्रॉपर्ली मोस्टली केसेस में जो पहली शादी के डसे हुए होते हैं या उनका मिसमैच होता है, तो वो लोग पूछते हैं कि अगली शादी में फिर से कहीं हमारे साथ कोई तजर्बा तो नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो जाएगा, तो ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। जैसे लोग इस्तिखारा कर लेते हैं कि एक अल्लाह से मशवरा है, इसी तरह अपने जायचे के हवाले से भी कंफर्म कर लेते हैं कि कैसा रहेगा, तो लोग पूछते हैं। अब लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया, लोग डर गए हैं कि दूसरी बीवी भी धोखा ना दे जाए या हस्बैंड धोखा ना दे जाए, तो बिल्कुल पूछते हैं लोग। तो कासिम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम अर्ली मैरिजेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि चलो आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है दे स्टार्ट प्लानिंग कि चलो 20s या 22, 25 एज में कर लें। देखें, रिलेशनशिप के हवाले से ना जी एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला जाता है कि जिसका रवैया अच्छा है ना उसके 85% प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। रवैया सिर्फ जुबान का रवैया नहीं है, लाइफ के बारे में जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड में इतनी पावर है, 85% प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। लेकिन मैं दुनियादारी की तरफ आता हूँ, अगर आप मुआशी तौर पे मजबूत है ना 85% प्रॉब्लम आपके हल हो जाते हैं। अगर ये यंगस्टर्स जो हमारे सुनने वाले हैं ये मुआश की तरफ आए, ये स्किल्स की तरफ आए। देखें दुनिया भर में ना जी जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं 18 साल के बच्चे को मैन कहते हैं। हमारी माएँ, काका, मेरा सोना, मेरा पुत्र, वो 28-29 साल का बच्चा भी जो है ना माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है। तो सेल्फ डिपेंडेंट होना, सीखना, कमाना, आगे बढ़ना, ये जज्बा बच्चों में होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आज आपको सक्सेस स्टोरीज की बड़ी बड़ी मिसालें मिलती हैं। दुनिया में बिलियनियर्स आपको 20s की एज में मिलने लग पड़ेंगे, टीन एज में आपको पता लगता है CEOs आने लग पड़े हैं। ये बड़े यंग बच्चे ऐसे हैं जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स कर रहे हैं, नए बिजनेस प्लान कर रहे हैं, अंपायर खड़ी कर देते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं, IT में चले जाते हैं, शोबिज में जगह बना लेते हैं। ये जो ट्रेंड है, कामयाबी की स्पीड होगी ये तेज। कभी कामयाबी के मौजू पे लिखी जाने वाली किताबों में बुशा ये लिखा होता था कि 20 साल की मेहनत शाखा के बाद आप कहीं पहुंचते हैं। आज वो मेहनत 5 साल पे चली गई। हुआ ये, इस टेक्नोलॉजी ने, इस कम्युनिकेशन ने चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं। आप दुनिया में किसी एक कोने में बैठ के किसी दूसरी दुनिया के कोने का काम डिजिटल वर्ल्ड में, IT की वर्ल्ड में बैठ के कर रहे होते हैं। तो कोई भी मेल फीमेल आज के ज़माने में अगर मुआशी तौर पर आसूदा होता है, खुशहाल होता है, कोशिश करता है, अपने पाँव पर खड़ा होता है,
अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करता है। मैं एक चीज़ वाज़िया करूँ, ये फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि थंबनेल ऐसे कमाल की आपकी टीम बनाती है ना, कासिम अली शाह ने राज बता दिया तो मैं राज बता दूं, ये लिखा जाएगा। अगर कोई मर्द जिम्मेदार नहीं है, देखिए शादी से पहले भी पता लग जाता है, आपका वास्ता जिससे पड़ता है, खुदा के लिए उससे शादी ना करें। जो अपनी जिम्मेदारियां कबूल नहीं कर सकता, वो आपकी जिंदगी में शामिल होने से आपकी जिम्मेदारियां कहां से कबूल करेगा? ठीक बात की आप। मर्द की सबसे बड़ी जो पहचान है, जो मर्द होने की सिफ्त है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। right, वो कैप्टन है, शिप का कैप्टन है। ऑन करना, मेरी फैमिली है, मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैंने कमाना है, मैं जिम्मेदार हूं। अगर उसके पास ये सेंस नहीं है, और ये कई ऐसे मॉम डैड बच्चे आपको मिलेंगे जो बिल्कुल कह लीजिए पैम्पर्ड चाइल्ड है, ठीक है जी, बिल्कुल चूजों की तरह परों के नीचे पले हुए बच्चे, और वो बिल्कुल उन्हें बाहर की हवा, तत्ती हवा नहीं लगी, गर्म हवा नहीं लगी। मेहरबानी फरमा के उनको जिंदगी की जिम्मेदारियां कबूल करें। अब आप देखिए, ये तो हमारे एशियन कल्चर है ना, हम पाकिस्तानी लोग हैं तो ये बातें कर रहे हैं, कोशिश करें कि नाजरीन तक वो बात पहुंचे कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है और किस वक्त एक काम बेहतरीन आपको लॉन्ग टर्म उसका एक जैसे कहते हैं ना फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया को और अंबानी की शादी को भी, सर बड़ी अच्छी बात की है और रियलिस्टिक बात की है। देखिए, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं उनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से भी है, लेकिन मुझे कभी भी किसी एनी ने, जैनी ने, स्टीफन ने, मोनिका ने ये नहीं कहा मेरी सास मुझे तंग करती है, मेरे नंद मुझे तंग करती है। वहाँ का ट्रेंड डिफरेंट है, हमारे यहाँ पे ट्रेंड डिफरेंट है। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो अर्ली एज में इंसान अपनी हर जिम्मेदारी खुद देख रहा होता है, कपड़े धोने से देख के खाना बनाने तक, अपनी स्कूल की फ़ीस से लेके एजुकेशन की फ़ीस तक। अर्ली जॉब्स का कॉन्सेप्ट है कि आप सब पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको जॉब भी करनी है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कि जब तक आपकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक आपके कमरे में एसी भी लगा होगा, आपको खाना भी आपकी टेबल पे मिल रहा होगा। शाजी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारे माशरे की डिपेंडेंट एक बनाया हुआ है, डिपेंडेंट इसके अंदर भी, और ये वो हमारी कैटेगरी है जिनकी रेशो थोड़ी सी कम है, जिनके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि हमारा अभी तक फैमिली यूनिटी सिस्टम है, हम लोग एक ही घर में तीन तीन चार चार फैमिलीज रहती हैं, उनके अपने मसले मसाइल हैं। और वैसे भी शाजी मैंने देखा है कि दो मियाँ बीवी अगर 2 दिन लड़े ना तीसरे दिन इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि 2 दिन साड़ी लड़ाई नहीं ये भी वो एक एक्टिविटी नहीं होती है। बिल्कुल सही। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर 4 एलिमेंट्स का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि एक इंसान का वजूद बना हुआ है अर्थ, एयर, वाटर और फायर से, कि पानी और पानी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होता है, फायर और फायर के साथ कंफर्टेबल होता है। इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपने बीवी के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं उससे अपनी दिल की बात भी करूँगा, मुझे वो अपना सोलमेट लगेगा या मुझे वो अपना ट्विन फ्लेम लगेगा, मैं उससे हर चीज़ वो कर दूँगा जो मैं अपनी बीवी से भी नहीं करता हूँ, मैं अपने बच्चों से नहीं करता हूँ। और कई दफ़ा मैं अपनी बीवी से वो बातें कर जाता हूँ जो मैं अपने दोस्तों से नहीं करता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि अच्छा ये भी होता है कि आप हर वक्त हर बात हर किसी से नहीं कर रहे होते, कि आप अगर आज मुझे शाजी के साथ मेरी पहली मुलाकात है, मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं सब कुछ इनको कह दूँगा, हो सकता है अगली मुलाकात में मैं इनके साथ कंफर्टेबल ना हूँ। वो टाइम ऐसा था कि हमारी वेव्स, हमारी वाइब्स, हमारा ऑरा एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो इसी तरह होता ये है कि अगर आपको कोई पसंद आ जाता है, वक्ती तौर पे आपकी मोहब्बत बड़ी पीक पे चली जाती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद 90% ये देखा गया है कि जो लव मैरिजेस हैं उनके अंदर ख़राबियाँ आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि असल मोहब्बत आपकी शादी के बाद शुरू होती है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई उसमें नहीं होता है। और मेरे ख्याल में हमारी लव का प्लैनेट शादी के बाद एक्टिव होता है एस्ट्रोलॉजी में, और जिन लोगों की शादी नहीं होती 42 की एज बड़ी ख़तरनाक है। ये वो एज है जहाँ से केतु का दौर शुरू होता है, जो इस दुनिया से डिटैच करके इंसान को अगली आने वाली ज़िंदगी या अगली दुनिया के हवाले से सोचने पर मजबूर करता है। कि जो लोग अर्ली मैरिज नहीं करते या करते ही नहीं है, 42 ईयर्स की एज के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या अपनी ज़िंदगी के साथ अजीब-गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। तक पहुँचने से पहले जो अनमैरिड मर्द बिल्कुल मेरे ख्याल में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ अभी एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कॉनर कहाँ से? जी मैं महक बात कर रही हूँ लाहौर से। जी महक, क्या सवाल है आपका? मुझे अपनी शादी का जायचा बनवाना था जंजानी साहब से। जी जी। डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 26/6/1997। ओके, और प्लेस ऑफ बर्थ? मस्कत, ओमान। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, इनका नाम क्या है? महक। महक। महक, महक आपकी पहले कहीं बात वगैरह बन के ख़त्म तो नहीं हुई है? नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि आलमुल गैबतुल्लाह की ज़ात है। महक के बर्थ चार्ट के अंदर मार्च 2025 से ना सैटर्न की पोजीशन चेंज हो रही है, और उसके बाद जाके इनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उस हवाले से मामलात में बेहतरी का आगाज़ हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस साल का इख्तिताम या अगला साल इनकी शादी के हवाले से बेहतर साबित हो सकता है। ठीक इंशाल्लाह जी। डॉक्टर शिवाना, आप अंबानी वेडिंग तो फॉलो कर रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कासिम शाह आप भी बताइए, क्या आप अंबानी वेडिंग फॉलो कर रहे हैं? वो तो ना भी करें, खुद ही फॉलो तो पीछे पड़ी हुई है। देखिए, मतलब असल में सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तो सारे जो चल रहे होते हैं, और जो बंदा थोड़ा सा आगाह है, रोज फेसबुक खोलता है, यूट्यूब देखता है, तो उस पर तो यकीनी बात है ये सब चीजें नजर आती हैं। तो मेरा ख्याल है सारे फॉलो कर रहे होते हैं, दुनिया के जो भी टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी खबरें चल रही हैं, किसी भी हवाले से। मैं रेगुलर तो नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं देखता हूँ। डॉक्टर शिवाना आप बताएं। जी, अंबानी की जो वेडिंग है, जी मैं उसको देखती हूँ। मतलब मेरे फ्रेंड्स और सारे लोग बैठते हैं तो कपड़ों से लेके सारी चीजें डिस्कस होती हैं, जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। आपका क्वेश्चन क्या है? उनको फॉलो करिए। अंबानी की जो वेडिंग है उसका हमारी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बताइए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका प्लस एंड माइनस हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ भी ले गए हैं हमारी यूथ को। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी आपको नजर आता है वो एक स्क्रीन की दुनिया होती है, वो एक दूसरी साइड की दुनिया होती है, उनके इंटेंशंस डिफरेंट होते हैं। अब अंबानी तो करोड़ों में कोई एक ही होगा, तो वो उस तरह की सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को भी, और उनका देखें फिर थोड़े से पॉलिटिकल एजेंडाज आ जाते हैं, उनका उठना बैठना। डॉक्टर शिवाना, यहाँ पर सवाल ये कि जो नेवर एंडिंग इवेंट्स हैं, जो पिछले 4 महीने से जो शादी चल रही है वो खत्म ही नहीं हो पा रही है, और जो हमारी सोसाइटी है वो उससे इन्फ्लुएंस हो रही है कि हम भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी इतनी लंबी शादी करें। हम तो शादी हॉल में जाए 4 घंटे बाद लाइटें बंद हो जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये इम्प्रेशनेबिलिटी है ना, जब आपका एक यूथ जो इतनी समझदार नहीं है, आप देखिए स्क्रीन पे कोई रोता हुआ तो अपनी तस्वीर नहीं लगाता, अगर इन जनरल भी लगाते हैं तो रेस्टोरेंट्स में लगा रहे होते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो जाके इम्प्रेशनेबल होते हैं, वो सीख लेते हैं कि हमने ऐसा चाहिए, ऐसा बॉलीवुड लुक आनी चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए। ये आप सीख के सोशल मीडिया से इम्प्रेस होकर अपने माँ बाप की जिंदगी खराब करते हैं। लेकिन आजकल बच्चे बड़े सियाने हो गए। मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी, मैंने कहा वुड यू लाइक कि मैं आपको जो पैसे हैं वो आपके घर की तरफ डाल दूं या आपके बैंक अकाउंट में डाल दूं, या आपको एक बहुत ही प्लैटिनम काइंड ऑफ वेडिंग चाहिए? तो बच्चे ने कहा नहीं जी, आप हमें पैसे ही दे दीजिएगा, हम सेव कर लेंगे अपने करियर के लिए और आगे अपनी थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाएगी फाइनेंशियल, तो हमें कोई इस तरह की प्लैटिनम वेडिंग नहीं चाहिए। तो आपके घर की तरबियत पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा समझदार तरबियत घर में हो रही है या वो सीख रहे हैं बाहर की दुनिया से। माँ बाप नहीं सिखाते और तरबियत नहीं करते तो उन्होंने पेयर प्रेशर में आके साथ वालों से देख के, और फिर सोशल मीडिया आपका टीचर बन जाता है, वही आपके माँ बाप होते हैं। वहां से आप सीख रहे हैं जी कि आपने, ये बुरा इंप्रेशन पड़ता है। कोई इतना अच्छा सीखने की या समझने की, तकलीफ करने की वो अच्छी चीज नहीं है कि इतना पैसा आप लगा लेंगे। शादी पे आपने इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद 2 दिन आपकी शादी चलती नहीं है। जो चीजें फोकस करने की थी कि भाई किस तरह से रिलेशनशिप निभानी है, उस पे काम नहीं किया। बहुत बहुत आपने ठीक बात की है। डॉक्टर शिवाना, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर शिवाना की बात को सेकंड करूंगा। देखिए, एक तरबियत है, जो तरबियत हम सारी ज़िंदगी बच्चे की तरबियत करते हैं, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, लेकिन उस अच्छे बेटे ने एक अच्छा दामाद बनना है, ये भी सवाल है बहुत बड़ा। उस अच्छी बेटी ने अच्छी बहू बनना है, उस बेटे ने कल को बाप बनना है, उस बेटी ने कल को माँ बनना है। ये माँ बाप को सोचना चाहिए। और शादी कोई दावा नहीं है कि जिन्होंने बड़े खर्चों के साथ, पाकिस्तान में कई मिसालें हम मीडिया पे बैठ के कोट नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी महंगी शादी हुई हैं,
और पहले साल में Right. वो शादियां खत्म हो गई हैं। एंड ऑब्वियसली जो अंबानी वेडिंग के जो इवेंट है उन पे जो जितना खर्चा हो रहा है, पाकिस्तान में तो 20 शादियां हो जाए उसमें ज्यादा हो जाएंगी मेरा ज्यादा हो आपने जाएंगी। 20 बहुत 20,000 कम हो जाए। कही है 20,000। आपने भी, और इस यही से ना एहसास से महरूमी का भी एक एलिमेंट जो है वो बस पैदा ये होता है। कॉम्प्लेक्स सारे पैदा होते हैं और मेरा ख्याल है कि हमें शादियों में बरकत मांगनी चाहिए। मैं तो अली साहब एक दफ़ा एक शादी में हम एक तज़किरा ये कर रहे हैं कि जो दुआएं पड़ी जा रही होती हैं ना, लोगों को उनके तर्जुमे नहीं पता सर ऐसे कि हम अल्लाह से रहमत मांग रहे होते हैं, खैर मांग रहे होते हैं। लोगों को उस वक्त चुवारे में पतासों की पड़ जाती है लोगों को उस वक्त खाना कब खुलना है इसकी पड़ी होती है। लोगों को नहीं खबर होती कि हम तो अल्लाह की रहमत के इतने मोहताज हैं कि हम एक यूनिट जो बनने जा रहा है, घर बनने जा रहा है, घराना बिल्कुल ऐसे जहाँ से एक पूरी नस्ल ने चलना है, उसके लिए हम रहमत और फजल मांग रहे होते हैं। ऐसे ही। तो इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, ऑब्वियस इससे कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं और हमें हमेशा अपनी चादर देख के पाँव फैलाने Right. चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये ज़िंदगी है, इसमें रियलिटी क्या है। और वो 4 माह जो चल रहा है सारा सोशल मीडिया पे, हमारी तो 4 घंटे बाद लाइट्स बिल्कुल शाम 6 से रात 10 बजे की स्लॉट हमने मार्केट की ली होती है और 10 बजे ऐसे लाइटें बंद होती हैं और वो आंखें यहाँ पर रख लेते हैं, हॉल वाले पहचानने से इनकार कर आप देते वैसे हैं। यूथ को ट्रेनिंग देते हैं और काउंसलिंग क्लासेस लेते हैं उनकी, तो देते भी ऑफ कोर्स। काउंसलिंग जब आप करते हैं बच्चों की, तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि बच्चों के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं यूथ यंगस्टर्स के साथ, तो उनके माइंडसेट किस तरह के, क्या वो भी शादी से भागते हैं या नहीं, देखिए, उनकी क्या मैं ओपिनियन है? पहले आपको बता चुका हूँ कि ये बड़ा थोड़ा ट्रेंड है, ये भागने वाला ट्रेंड खास कोई इवेंट सिचुएशंस के साथ है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हर एक को शुगर नहीं है, हर एक दिल का मरीज नहीं है, हर एक जो है ना उसका सेट्रोनिन नहीं है, हर एक का जो है वो हर एक का वो इस तरह की चीजें नहीं है। ये सिचुएशंस आपसे है। कोई क्वेश्चन पूछता है कोई? देखिए वैसे- मेरा ये ख्याल है कि हर फर्द, लड़की लड़का, वो नॉर्मली शादी करना चाहता है। आगे उसकी सिचुएशंस हैं, उनको उसे हैंडल करके आखिरकार उसे शादी करनी आप होती क्या है। एडवाइस देते हैं? मैं रिकमेंड करता हूँ कि 20s में शादी, 25-26 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और सेटल भी हो जाना चाहिए। आपको मुआशी तौर पे लेकिन इतना उस एज मुस्तहकम में तो होना लड़के चाहिए। एस्टेब्लिश ही नहीं है। बड़ी दुनिया एस्टैब्लिश्ड है अभी, यानी ये तो नहीं हम कह सकते। मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पे होते हैं ना, डिपेंडेंट डिपेंड करता है। देखिए मैं फिर कहूंगा कि इसका कोई एक मीटर नहीं है, इसमें डिपेंड करता है कोई सेटल भी है, उसके घर की सिचुएशंस के हैं, उसकी पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है, उसके बड़े बहन भाई, उस घर में कितनी शादियां हो चुकी हैं, किस तरह की शादियां चल रही हैं, स्पेस कैसी, जगह कैसी, अकोमोडेट कैसे करना है, ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। राइट, तो आप पेरेंट्स को करेंगे? पेरेंट्स को Early तो मैं marriages कहूंगा बच्चों की जो होनी चाहिए, कम अज कम मैं 20s आज में तो में। इनकरेज करूंगा कि देखिए जिनकी शादियां रुकी हुई हैं और उसकी वजह अगर वालदैन है तो खुदा के लिए गुनाह ना कमाएं, ऐसे ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं कई ऐसे घर देखे जिसमें एक बच्चे को रोक के रखा हुआ है कि ये हमारा केयर टेकर है, हमने इसकी शादी नहीं होने देनी। वो बच्चा बेचारा बूढ़ा हो जाता है और जैसे भाई ने कहा ये 40s की एज के बाद वो लोग जिनकी शादी नहीं होती उनमें सुसाइड का अटेम्प्ट करने का ज़्यादा चांस होता है, खुद को ख़त्म करने का ट्रेंड उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो उनके बारे में सोचें, अपनी बेटियों के बारे में सोचें। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ 35 साल की उम्र पे 1 करोड़ आबादी बैठी है अनमैरिड वुमेन की। फीमेल्स हैं जिनकी Right. शादी नहीं हुई, उसमें सिंगल भी हैं, डिवोर्स भी, अनमैरिड भी हैं। राइट, तो हमें ये एक निकाह आसान, शादी आसान टाइप बात भी करनी चाहिए कि लोगों के लिए आसानी हो। ये सोशल प्रेशर्स जो इतने बने हुए हैं ये थोड़े से कम हो, लोगों के लिए सहूलत हो सके। बिल्कुल ठीक बात की आपने। तालीम इदारों का क्या रोल होना चाहिए अर्ली मैरिजेस को प्रमोट करने के हवाले से? देखिए शऊर है जो एजुकेशन के ज़रिए दिया जा सकता है, रिलेशनशिप का शऊर है, रिश्तों को साथ चलाने का शऊर है और ये समझ बूझ दी जा सकती है। सबसे बड़ा रोल तो माँ बाप ही एक अदा कर सकते हैं और उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि उनकी समझ, ये पूरा प्रोग्राम वालिदैन को ज़रूर देखना चाहिए। जरूर वालिदैन आप लोग जरूर देखेंगे, प्रोग्राम ये आप लोग के लिए है। और हम confession अपनी segment, ऑडियंस को भी बुशरा ये कहना चाहेंगे कि वो जरूर काउंसलिंग लें कासिम साहब से। अपन सारा वीडियोस की शक्ल में हजारों लेक्चर्स जरूर, पड़े हुए हैं, बिल्कुल फायदा सही उठा बात। सकते हैं। जी। बिल्कुल। अच्छा, कन्फेशन टाइम, कन्फेशन टाइम भी है, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसे हम फन टाइम या कन्फेशन टाइम कहते हैं। तो कासिम साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी हमारे कॉलर भी आए थे, उन्होंने ज़ंजानी साहब से जरा दूसरी शादी का जायचा बनाया, तो क्या कभी आपने कभी सोचा हो दूसरी शादी का ये जायचा या अगर आपको जायचा बनवाना बनवाना हो तो आपके पास, हमारे पास मौजूद है ज़ंजानी साहब। देखिए ये तो एक जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में ख्याल आता है। आता इसको है। फेस करता है। अच्छा, इसमें ना एक सवाल फिर मेरे जहन में आ जाता है, वो ज़ंजानी साहब से मैं पूछना चाहूंगा, मतलब लकीली Please, क्योंकि मैंने अभी अगले 1 मिनट में चले जाना है मेरा, क्योंकि टाइम इस वक्त खत्म हो रहा होता है, तो एक सवाल मैं पूछ के उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा, जवाब सुन के मैं चला जाऊंगा। ज्यादातर किस एज के लोग सेकंड मैरिज के लिए आपसे रब्ता करते हैं? किस एज के लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमने सेकंड मैरिज करनी है और आपसे कंसल्ट करते हैं? उसमें शायद ये ऐसा है कि 30 इयर्स की एज के बाद मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं
और जो अपनी ज़िंदगी में सेटल होते हैं। और उसके बाद ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपनी पहली शादी से खुश नहीं होते, वो तो ऑब्वियसली दूसरी शादी की तरफ जाते हैं। लेकिन जो लोग सेटल होते हैं, शादी कर चुके होते हैं, 30 साल की एज के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि अब हमें शादी करनी चाहिए। वैसे आजकल एक सर्वे भी चल रहा था कि पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा मर्द ऐसे हैं जो दूसरी शादी जो है करना चाहते हैं। वो शायद आपकी जानिब से तो नहीं फ्लोट किया? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा मैंने सर्वे नहीं दिया। तो उसमें है कि एक सर्वे चल रहा था कि 80% मर्द ऐसे हैं पाकिस्तान में जो दूसरी शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली एक बात मैं आपको बताऊं कि शादी के बाद आपने अक्सर देखा भी होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जो औरत आपकी ज़िंदगी में आ रही है या जो मर्द आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके नसीब की जो भी चीज़ है वो 110% आपको लाजमी मिलती है। उसकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको मिलेंगी, या अगर वो अच्छा नसीब लेकर आ रही है या आ रहा है तो आप कुछ नहीं करते थे, आप दिनों में तरक्की करते हुए कामयाबियों की मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और 90% लोग हमेशा शादी के बाद तरक्की करते हैं। अगर जिन लोगों को ये लगता है हमें शादी तब करनी है जब हम सेट होंगे, तो मैं ये बता दूं एस्ट्रोलॉजिकली शादी के बाद असल तरक्की भी शुरू होती है। कासिम साहब, लास्ट क्वेश्चन ये हम अपने सब पैनलिस्ट से पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि आपकी जो शादी थी वो 25 ईयर्स की एज में हो गई थी, तो उससे पहले कभी आपको ख्याल आया हो कि आपने किसी से पूछा हो या काउंसलिंग ली हो कि शादी कब करूं या कैसे करूं, किससे करूं, कहाँ करूं, क्यों करूं? भला ज़माना था, कन्फेशन चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे पीछे जाएंगे ना, आपको ये काउंसलिंग और ये पता करवाना, इसका ट्रेंड कम मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिखारा मिलेगा आपको। तो इस तरह का हमारे बड़े बूढ़ों में इतनी शादियां चलती आई हैं, बच्चे हो गए, नस्लें चलती आ रही हैं, ये ट्रेंड अब ये शऊर वक्त के साथ साथ आना शुरू है कि हमने पर्सनालिटी टाइप पता करवानी है, हमने कोई जायचा निकलवा लेना है, हमने एक दूसरे के बारे में पता करवाना है, हमने खबर लेनी है कि हमारे मिजाज भी मिलते हैं कि नहीं मिलते। राइट, बिल्कुल। मैं भी चाहूंगी ज़ंजानी साहब, आपके लिए भी ये कन्फेशन हमारा एक टाइम चलता सेगमेंट है, आप बताइए कभी आपको, आपकी जैसे 29-30 ईयर्स में शादी हुई, जी जी, आपको कभी दूसरी शादी का ख्याल आया? दूसरी देखें जी, मेरी जिस एज में शादी हुई थी ना, उसमें तो ये ख्याल आ रहा था पता नहीं होनी भी है या अब नहीं होनी है, क्योंकि मेरी अपनी शादी 29 ईयर्स की एज में हुई थी और मेरे भी जायचे में वो प्रॉब्लम्स थी। काफी लेट मैरिज है, मतलब मेरे जायचे में वो प्रॉब्लम्स थी कि मैं भी मांगलिक था और मेरी भी जहाँ भी बात होती थी वहाँ पे तय नहीं पाता था रिश्ता। और फिर मैं पढ़ने चला गया बाहर, तो जितना अरसा मैं बाहर पढ़ता रहा वहाँ पे भी रिश्ते वगैरह वालिदैन जानी साहब, ये मांगलिक कैसे हो जाते हैं? देखिए, आप जब पैदा होते हैं बाय बर्थ आपके जायचे पे मार्स के कुछ सर्टन हाउसेस होते हैं। अगर उन घरों में मार्स बैठा हो तो मार्स को हम उर्दू में जैसे मंगल है, ट्यूसडे है, उसका ताल्लुक भी मार्स के साथ ही है, तो मार्स को हम उर्दू में मंगल कहते हैं बेसिकली वैदिक के अंदर। तो वो अगर ख़राब हो जाए तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं मांगलिक, कि लड़का हो या लड़की हो, इनकी शादी होने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि 32 ईयर्स की एज तक ख़ास तौर पे ये शादी नहीं होने देता। अगर शादी हो जाए तो शादी चलती नहीं है अगर दूसरा शख्स भी मांगलिक ना हो। और अगर आपकी शादी चल रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत सारे केसेस में अभी ऐसे भी देखा है कि खुदा न ख्वास्ता किसी एक लाइफ पार्टनर को इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, हादसात होना शुरू हो जाते हैं, अगर एक के ऊपर जो है उस तरह से इम्पेक्ट ना आ रहा हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है ना, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अर्ली मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि शादी जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपके जायचे के अंदर जो फाइनेंस का हाउस है वो एक्टिव ही नहीं होता प्रॉपरली, कि फाइनेंशियली तौर पे जो आपका जो खाना मौश है वो प्रॉपरली आपका एक्टिव नहीं होता। और ज़ंजानी साहब, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शादी करते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं, या उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि हमने करनी भी है, तो उनके जायचे में क्या इशू होता है? उनके जायचे के अंदर कोई ना कोई बायोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर होता है बाय बर्थ, कि उनको उस चीज़ की नीड नहीं होती। दूसरे नंबर पे वो किसी ना किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरे होते हैं कि उनको दूसरे लोगों से बात करने में, गुफ्तगू करने में, अपनी प्राइवेसी शेयर करने में उनको इश्यूज आते हैं, हेजिटेशन, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपका फर्स्ट हाउस, आपका 7th हाउस ये ख़राब होता है, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करने के लिए किसी को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं करते। राबिया, आपका क्या ख्याल है किस बारे में? Would you go for a marriage? I don't know yet. अपना जायचा बनवाएंगे आप? अभी नहीं, I am confused. जनाब कंफ्यूज है जी अभी। आज
हमारा एक और सेगमेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं आप सब से, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप लोग बकरा ईद पर बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन हम आप सबका बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए हेल्थ सेगमेंट पे आज हमें ज्वाइन किया है फैमिली फिजिशियन है डॉक्टर अरशद हमायूं साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू वेरी मच जी। जी आज इनसे जानेंगे कि बकरा ईद पर जो दावतें हुई, जो बारबेक्यूज हुए और जो एक्स्ट्रा खाया, ओवर ईटिंग हुई, उसके बाद जब आपको ओवर ईटिंग के आफ्टर इफेक्ट्स हो जाए तो उसमें किस तरह से मेंटेन करना चाहिए हेल्थ को? ये जो ओवर ईटिंग चली, कुर्बानी का गोश्त थैंक यू वेरी मच जी। जी। समा टीवी और मेरी सहेली प्रोग्राम बड़ा अच्छा नाम है। थैंक यू। सबसे पहले बात ये है कि जी हमारे लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही। थ्रू मीडिया पहुंचनी चाहिए, थ्रू जो हम डॉक्टर्स हैं हम पहुंचाते हैं, तो इंफॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पे बड़ी ईद पे या बकर ईद कह लें, इस ईद पे लोगों ने ज़ाहिर है एक कुर्बानी की ईद थी, एक फेस्टिवल था, तो एहतमाम था दावतों का, तो खाया गया है। दावतों की आपने बात की, इनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी हमारी ज़ंजानी साहब से, और मैं नाज़रीन को ये बताती चलूँ कि नाज़रीन आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, इस शो का हिस्सा बनिए, टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए, बेशुमार मैसेजेस कीजिए। तो ये देखिए जब ओवर ईटिंग हो जाती है और अगर आप लोग का पेट खराब हो गया है या अगर आप लोग को कुछ ऐसी इश्यूज चल रहे हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि देखिए कुर्बानी का गोश्त बहुत गर्म भी होता है और ये मौसम भी गर्म है, मॉनसून भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग ने अपनी हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखना है और उसके लिए आप देख सकते हैं टीवी के ऊपर दिए गए टिप्स को भी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग हमें कॉल ज़रूर कीजिए। जी सर, ओवर ईटिंग के हवाले से बताइए। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि जी ओवर ईटिंग जो है ज़ाहिर है नुकसानदेह है। नॉर्मल जो खाना पीना है बहुत अच्छा है कि इत्तदाल पसंद हमें होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हर एज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से और हम समझ लें कि वेट के हिसाब से खाना चाहिए। अगर एक हेल्दी वेट का बंदा है तो ज़ाहिर है उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती हैं, वो उसकी डाइट भी बढ़ जाती है, उसमें उस हिसाब से उसने लेना है। इसी तरह और चीज़ें आ जाती हैं। इत्तदाल में खाना जो है वो तो हर एक को पता है, जितना वो आसानी से खा सकता है। हमने एक सिंपल सा फार्मूला बनाया हुआ है, वो फार्मूला ये है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी हमें बताते हैं कि मैदे को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। राइट। एक में आप जो है वो कर लें शामिल आप सॉलिड कंटेंट्स जो हैं, एक हिस्से में आप फ्लूइड कंटेंट शामिल कर लें और एक हिस्सा जो है हवा के लिए छोड़ दें। अच्छा, अभी ये मकसद नहीं है कि जो सॉलिड कंटेंट है वो आप उसमें पत्थर डाल दें, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हमें दांत दिए हुए हैं चबाने के लिए, एक नेमत है ना जी, इस नेमत से फ़ायदा उठाएं, चबा के खाएं। और कम से कम अगर एक नवाला अगर आप लेते हैं तो 22 दफ़ा आप इतने चबाएं कि आप जो भी खा रहे हैं वो लिक्विड बन जाए, पानी बन जाए, और वो जाके फिर अंदर आपके मैदे को नुकसान नहीं करेगा। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो हम लोग मिस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मिस करते हैं। देखें, खुराक एक खाना पीना अल्लाह की नेमत है जी। इसको बड़े तरीके से एहतमाम के साथ खाना चाहिए। जल्दी में कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ लगा के खाने की ज़रूरत नहीं है। बर्गर हाथ में पकड़ा हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं खाने की, देखें ना, ये एक अल्लाह की नेमत की हम कहते हैं कि वो उसको प्रॉपरली हम नहीं कर रहे कि अगर आप प्रॉपर तरीके से ना लें, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बाकी ये इत्तदाल, एक आम बंदा जो है वो डेली 150 ग्राम जो प्रोटीन है वो ले सकता है, लेनी चाहिए, बल्कि लेनी चाहिए। अच्छा, 150 ग्राम प्रोटीन जो है उसको आप डिफरेंट पोर्शंस में, डिफरेंट तरीकों में उसमें डिवाइड, जैसे एनिमल प्रोटीन है और वेजिटेबल प्रोटीन है। एनिमल प्रोटीन का भी आगे हिस्सा आ जाता है, जैसे आप देख लें कि मीट है, फिर एग्स आ जाते हैं, फिश आ जाती है, और इस तरह की जो चिकन है, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। आजकल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईद गुजरी अभी रिसेंटली, ओवर ईटिंग की वजह से डायरिया बहुत हो रहा है, लोगों को वॉमिटिंग हो रही है जस्ट बिकॉज दे आर ओवर ईटिंग। गोश्त, ईद आई है, गोश्त समझ के बस खाई जा रहे हैं, और मौसम भी सूटेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप कुछ बताएं। देखें जी, ये बिल्कुल ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम फैमिली फिजिशियंस हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने 1-2 प्रोग्रामों में बताया भी है कि आफ्टर ईद जो गैस्ट्रो के केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे जी। एक तो जाहिर है जैसे जिक्र किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक्सट्रीम हीट की वजह से हमारे जो गैस्ट्रो के केसेस हैं
गैस्ट्रो केसेस में क्या है, उसमें डायरिया है, वॉमिटिंग है, दो चीज़ें बड़ी हम मेंशन करते हैं। गर्मी से भी हो रहा है, आप बाहर से कोई इस तरह की कंटेमिनेटेड फूड्स लेते हैं, उससे भी हो रहा है। अभी देखें ना, पानी साफ नहीं मिल रहा, अब बाहर से कोई मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। फिर गोश्त ज़बह करने से लेके पकाने तक और खाने तक उसमें जो चीज़ें शामिल हैं, क्या हमने उसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए हैं कि नहीं, वो भी एक रोल है उसका भी। देखें ना, कब आप ज़बह किया और उसके बाद हमने 3 घंटे हमने उसको रख दिया तो ख़राब हो गया, कंटेमिनेट हो गया। हमने तो अक्सर देखा है कि इस तरह होता है, लेकिन हम उसको चेक नहीं करते हैं, आगे भेज देते हैं। जिसके घर गया उसने भी रख दिया, बाहर रख दिया, किसी प्रॉपर तरीके से नहीं रखा। प्रॉपर प्रिजर्वेशन जो थी मीट की, उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया। उसके बाद अगर रख दिया है और किस तरीके से रखा है, उस जगह पे आप उसमें मीट को प्रॉपर साफ़ नहीं किया, धोया नहीं गया, उसमें से अगर आप देखें ना कि ब्लड भी निकल रहा है, तो वो जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी कंटेमिनेट हो रही हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। मकसद ये एक प्रॉपर एक मैं समझता हूँ कि मीट प्रिजर्वेशन जो है एक साइंस है, जिसके ऊपर आप बहुत प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमके किस तरीके से प्रिजर्व करना है। अब रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करना है, डिफरेंट 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते आप फ्रीज़र में कर रही हैं, ठीक है ना जी, उसमें -18 डिग्री -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाके फिर वो फ्रीजिंग में आता है। बार बार लाइट लोड शेडिंग हो रही है, बार बार आप फ्रीज़र के दरवाजे खोल रहे हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, वो आप ओबे नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप खाना पकाएं, गोश्त निकालें, उसको ऑब्जर्व कर लें। तो अर्शद साहब, जिसको डायरिया हो गया है आजकल, ओवर ईटिंग की वजह से डायरिया या वॉमिटिंग हो रही है, ऑब्वियसली BP भी लो हो जाता है जब डायरिया होता है, तो इंस्टेंट ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं? इंस्टेंट ट्रीटमेंट बेहतरीन जो है, 1 गिलास पानी लें, बॉइल्ड वाटर ठंडा कर लें, 2 चुटकी कॉमन साल्ट डाल दें, 1 चम्मच चीनी का डाल दें, थोड़ा सा लेमन डाल दें जी। लेमन जो है घर का बना हुआ लेमन उसमें डाल दें। एक ऐसी चीज़ है कि जो आप देहात में भी बैठे हुए लोग जो है ना, वो भी इसको कर सकते हैं। अदरवाइज ORS अवेलेबल है। जो आजकल हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या जी? एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, BP लोग आजकल बहुत इश्यूज बिल्कुल सही है। एसिडिटी जाहिर है, हम जब खाते हैं स्पाइसी फूड्स होते हैं, खाने पीने में इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो प्रॉपर ना लिए जाए तो एसिडिटी तो होती है। एक तो नॉर्मल एसिडिटी बात लोगों को वैसे भी होती है, स्पाइसी फूड खाने से ज़्यादा हो जाती है। तो एसिडिटी के लिए साथ अगर आप फ़र्ज़ करें कोई मीट की डिश ले रही हैं, तो उसमें अगर आप दही का इस्तेमाल कर लें, उसमें वेजिटेबल्स शामिल कर लें, और उसके बाद एसिडिटी के लिए कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं, हर बंदे का प्रॉब्लम डिफरेंट है। दही आपके मैदे को ठंडा रखता है? मेडिकल में तो ठंडा गर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, यानी जो कहते हैं कि इसकी तासीर गर्म है या इसकी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तासीर गर्म मेडिकल में नहीं है, हिकमत में हो सकता है हो। तासीर गर्म कोई नहीं है, क्योंकि कैलोरीज प्रोड्यूस करती है ना, जो भी आप खाते हैं उसने कैलोरीज प्रोड्यूस करनी है। कैलोरीज आर इसेंशियल बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। कैलोरीज ही रिक्वायर्ड है। आपको देखें कि अडल्ट जो बंदा है 70-80 kg का लगा लें, तो उसको जो डेली कैलोरीज हैं नॉर्मल वर्किंग के लिए, वो तकरीबन आप लगा लें 2200 कैलोरीज हैं डेली उसने खानी है। और अगर वो इतनी कैलोरीज नहीं ले रहा, और अर्शद साहब, तो क्या होगा? यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गोश्त नहीं खा सकते हैं, जो मीट खाते हैं तो उनको स्टमक पेन या पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो वो उनको क्या रिलीफ चाहिए होता है? वो कैसे? बड़ी सही बात आपने की और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को सूट ही नहीं करता मीट खाना तो क्यों है, वो खाई ना, ठीक है, लेकिन उसका भी तरीका है। मीट खाएं, उसके बाद आप कावा ले लें, उसके बाद आप सिरका ले लें। सिरका एक बेहतरीन चीज़ है। सिरका का चम्मच 1 चम्मच ले लें, पानी में डाल के आधे गिलास पानी लें, उसमें सिरका डालें, वो ले लें, वो डाइजेशन बेहतर करता है। सबसे पहले तो एसिडिटी अगर आप प्रॉपर तरीके से चिबाएंगे ना गोश्त को, खाने को, कोई भी खाना आप ले रहे हैं तो अच्छी तरह
तो चांसेस ज्यादा कि डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए, अच्छी तरह चबा के और खाएंगे जल्दबाजी में नहीं खाना तो वो चाहिए, डाइजेस्ट होगा और वो जाहिर है वो सेहत के लिए फायदेमंद भी होगा। ये बताइए यूरिक एसिड की भी जो एक सर्टेन लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है जब आप गर्म बीफ खाते हैं स्पेशली। अच्छा, बात ये है यूरिक एसिड जो बनता है वो प्यूरिन्स के साथ बनता है। प्यूरिन्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म का एलिमेंट है जो कि रेड मीट में ज़्यादा है और वाइट मीट में कम है। अभी रेड मीट में भी देखें जो बीफ है उसमें ज़्यादा है, मटन है उसमें ज़रा कम है, चिकन में उससे भी कम है। अच्छा, ये अक्सर लोग समझते हैं कि जी शायद वाइट मीट में यूरिक एसिड नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि है तो वो सारी चीज़ें हैं ना, तो वो यूरिक एसिड बढ़ता है। बिल्कुल सही है, इसमें आपकी बात जो है कि मीट खाने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, इसलिए एतदाल पसंदी जो है बड़ी ज़रूरी है। और अक्सर लोगों का हमारे पास आ रहे हैं केसेस जो आफ्टर ईद जो आ रहे हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उनको अपना पानी ज़्यादा पीना चाहिए। एक तो वाटर इनटेक बढ़ जाएगा तो यूरिक एसिड लेवल भी कम हो जाएगा। दूसरा, गोश्त के साथ जो आम तौर पे ख़ास तौर पे जो नमक शामिल होता है उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। बड़ा गोश्त जो मीट और ये इस तरह बीफ का ख़ास तौर पे उससे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, दिल के अमराज, जो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। देखें, बात ये है कि जो फ्रेश मीट है जितना फ्रेश आप ले उतना ही बेहतर है। जब उसको प्रोसेस कर देते हैं, उसको आप स्टोर में ले आते हैं, स्टोरेज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद अगर आप लेंगी तो उसमें फिर ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नमक जो ऐड किया होता है उसमें हमने अक्सर देखा है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा सडनली बढ़ जाता है और वो फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ईद के बाद के जो मसाइल हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं यूरिक एसिड की वजह से, क्या क्या इश्यूज जो है वो सामने उभर कर आते हैं? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अहम जो है सिम्टम जो है वो जोड़ में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, मसल पेन होती है। तो वो डायग्नोज करना डॉक्टर के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। हम जो डायग्नोज करते हैं वो पेशेंट के लाइफस्टाइल से कर रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्री से कर रहे होते हैं। स्वेलिंग भी होती है? स्वेलिंग भी होती है। मेरे पास, मैं जिक्र करूंगा एक पेशेंट का, हॉलैंड का शहरी था, लाहौर आया हुआ था, गालबन हॉकी का प्लेयर था, आईपीपी से भी इन्वॉल्व था। तो मेरे पास लेके आए, उनके जो ड्राइवर था, तो उसने कहा शूज़ उतारे और रख के अपना पाँव रखा उसने, तो डॉक्टर लुक आई हैव ए प्रॉब्लम, पेन इन माई बिग टो, जैसे उसने मेंशन किया। स्ट्रेट वे मैंने उसको उसकी ये कहने की वजह से डायग्नोज कर लिया कि ये हाई यूरिक एसिड है। मैंने उसको टेस्ट लिख दिया और साथ मेडिसिन भी दे दी। दूसरे दिन रिपोर्ट आई तो मैंने कहा ये है डॉक्टर, आई बिलीव ऑन यू, यू आर राइट, माई यूरिक एसिड वॉज हाई बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग मीट ड्यूरिंग माई होटलिंग एंड सच टाइप। तो ये होटलिंग जब करते हैं, ऐसे लोग आते हैं, तो उनका डेफिनेटली यूरिक एसिड आपको ज़हन में रखना चाहिए। कोई भी पेशेंट आता है ना, उसका आप हिस्ट्री आपके पास होगी ना और उसका लाइफस्टाइल आपको पता होगा, तो कई डिजीज़ आप इन चीज़ों से हम डायग्नोज करते हैं। अच्छा डॉक्टर जो है वो सिर्फ हिस्ट्री से डायग्नोज करता है। पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉब्लम क्या था, क्या खाया, किधर गए, बाहर गए, किधर सफ़र किया, एयर ट्रैवल किया, देखें ना ये चीज़ें रिलेटेड है। अभी हमारे यहाँ ईद उल अज़हा के दिनों में जो प्रॉब्लम्स एक आती हैं, देखें चांसेस हैं कि वो जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम के साथ के ख़ास किस्म का वायरस है, ठीक है ना, उसके साथ जो ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाती है, वो डिजीज़ भी हो सकती है। एक एंथ्रैक्स एक बीमारी है जो जानवरों में होती है और उससे बुखार और जल्द के ऊपर वो पस्चुलर जो दाने निकलने के चांसेस हैं वो केसेस आएंगे। इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें ज़हन में रखनी चाहिए। हम वो देखते हैं सिचुएशन क्या है आफ्टर ईद। तो यानी कि अगर आपसे ओवर ईटिंग हो गई है तो आप घर में भी बैठ के इसका इलाज कर सकते हैं। नाज़रीन, एक तो बहुत एहतियात से आराम से बैठ के खाया करें, तहम्मुल के साथ अच्छी तरह चबा के खाया करें, जल्दबाजी में बिल्कुल मत खाया करें। और तो और आप लेमन जूस जो होता है आप घर में ज़रूर बनाएं, 2 चुटकी नमक डालकर, और इसको अपनी डेली रूटीन में अपना हिस्सा बनाएं ज़िंदगी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छी आपने टिप्स दी, इंफॉर्मेटिव
मेडिकेटेड टिप्स आपने दी और मुझे पूरी उम्मीद है राबिया कि हमारे नाज़रीन को इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर शिवाना, जब आपसे बात करती हूँ, आप बताइए कि बकरा ईद चल रही थी तो कुर्बानी पे जब आप कुर्बानी का गोश्त खा के ओवर ईटिंग कर लेते तो आप इस हवाले से क्या गाइड करेंगी कि किस तरह से हेल्थ को मेंटेन किया जाए? जी, ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। इसमें इन्होंने भी बात की थी ना कि हमें रेड मीट खाना चाहिए। पहले जो है बहुत ज्यादा एक मुहिम सी चली थी कि मीट वगैरह कम करो, और उसके बाद जो है हमें फूड जो है ज्यादा वेजिटेबल्स, और इस तरह से कुछ लोग तो कई साल के लिए वेजिटेरियन हो गए थे, एंड नाउ दे आर गोइंग बैक टू द लाइफस्टाइल ऑफ ईटिंग, हम यहाँ पे कहते हैं कार्निवोर्स, यानी कि मीट खाने की तरफ। क्योंकि अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो लॉन्जिविटी का फैक्टर है ना, कि आप कितनी देर तक जिंदा रहेंगे विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज द मसल मास। और जो मसल होता है वो आपका मीट से बन रहा होता है, प्रोटीन से बन रहा होता है। जो प्रोटीन होता है वो रेड मीट और इन चीजों से जो प्लांट बेस्ड होता है वो इतना अच्छा सोर्स नहीं होता। आप वे प्रोटीन जो होता है बहुत मिलता है, जिसके अंदर ल्यूसीन होता है, उससे भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्लांट बेस्ड है वो, उसके साथ जो है ना इतना अच्छा सोर्स नहीं है। सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो मीट ही है। और अभी आप बात कर रहे थे कि जी कुछ हमारे बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें डाइजेशन नहीं होती, और उसके बाद हमसे जो है ना कभी कभी वो खा रहे हो तो उसका टेस्ट भी उनको बड़ा अजीब सा और बुरा लगता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अपने बुजुर्ग है ना, आप अपने वालिदैन को देखें, आप अपने बुजुर्गों को देखें, उनकी निकाहत, उनकी जो चीजें उनसे नहीं उठ रही होती, और उनका जो एग्जॉस्शन और फटीग हो जाता है, उनका मसल मास कम हो रहा होता है। मसल के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो आपको एनर्जी दे रहे होते हैं, और आपका डीएनए रिपेयर हो रहा होता है। तो एजिंग जो है वो आपका डीएनए ही खराब हो रहा है ना। तो इसलिए अगर आप मसल मास प्रिजर्व करेंगे, उसके मेंटेन करने के दो ही तरीके हैं कि आप जो है मीट को जो है अच्छी तरह दबा कर खाएं। अभी उन्होंने बताया 1 ग्राम पर आपका पर पाउंड, यानी कि अगर 150 पाउंड के हैं आप, तो आपने 150 ग्राम खानी है। आप दिन के 3 हिस्सों में खा लें, अंडों की शेप में, फिश की शेप में, मीट की शेप में, आपने खाना जरूर है। डाइट से आपको प्रोटीन मिलती रहेगी। आप अपने उसके साथ अपने मसल मास प्रिजर्व करना है विद वेट ट्रेनिंग। कार्डियोवैस्कुलर हम भाग दौड़ के करते हैं ना, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वेट्स उठाना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करेंगे ना तो मसल को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कह रही थी कि आपके बुजुर्ग और माँ बाप कहते हैं जी हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कीमा जो होता है ना, अगर आप उसको मिन्स्ड मीट जिसे कहते हैं, उसकी डाइजेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। और कभी कभी इस एज में जाके ना आपका जो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, जो एसिड होता है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो रही होती। तो उनको आप बिटेन हाइड्रोक्लोराइड एक टैबलेट होती है, आप अगर वो दे देना 3 टैबलेट खाने से पहले, मीट खाने से पहले, तो उनकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। तब अपने माँ बाप को पहले ये टैबलेट दे सकते हैं और फिर उनको मीट दे सकते हैं, ताकि वो कबाब, चांपे, कलेजी वगैरह एंजॉय कर सकें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना। ज़ंजानी साहब, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से स्टार्स हैं जिनकी इस साल शादी के इम्कान है? देखिए डिपेंड करता है एक तो उनकी एज के ऊपर, और ये साल वैसे भी अगर मैं देखूं चूँकि इसका नंबर 8 बनता है, सैटर्न का ये ईयर है, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस का ईयर है, कैप्रिकॉर्न्स हैं, एक्वेरियंस हैं, फिर उनके साथ जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो टॉरस है, लिब्रा है, ये फ्रेंडली हैं। फिर उसके बाद जमनाई और वर्गो वाले जो हैं ये भी फ्रेंडली हैं। कि इस साल में जुपिटर ने भी अपनी पोजीशन चेंज की है कि वो ज़ोडिक साइन जिनका ताल्लुक टॉरस से है, लिब्रा से है, जमनाई से है, वर्गो से है, फिर उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस से है, और सजिटेरियस और पाइसिस, कि ये अगर रेडी टू मैरी हैं तो इस साल इनकी शादी मतवक्का है कि हो सकती है। और अगला साल भी अगर मैं देखूं तो मार्च तक ये पोजीशन रहेगी कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक जिन लोगों की शादी ड्यू है साल हो सकती है ज़ोडिक साइन की। जो बाकी एरीज वाले हैं, कैंसेरियंस हैं, लियो वाले हैं, फिर उसके बाद स्कॉर्पियंस की बात करूं, इनको ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी शादी करने के लिए। अभी कुछ साल है मतलब उनके लिए। अच्छा, ऐसा भी होता है यूजुअली कि जायचे में आपको मालूम हो जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी हो सकती है या बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी इंडिकेशंस होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो जायचे के जरिए बता दें? जायचे के अंदर एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, कि आप कब कब बीमार होंगे, बाकायदा उसके टाइमिंग्स मौजूद होते हैं। अगर आप उस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप के बिहेवियर को डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो डेफिनेटली अब बीमार। तो ज़ंजानी साहब हमें ये बताएं कि ईद के बाद ऐसे कौन से स्टार्स हैं जो बीमार हैं?
देखिए, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो लोग पिछले साल ईद का गोश्त खा के बीमार हुए थे वो इस साल नहीं बीमार। अच्छा। या इस साल जो बीमार हैं वो अगले साल बीमार नहीं होंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके जायचे में बीमारी का प्लैनेट एक्टिव है या नहीं है। आपकी इम्यूनिटी का प्लैनेट अगर एक्टिव है तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, चाहे आप जितनी मर्जी बदपरहेज़ी कर रहे हों, आप जो मर्जी खा पी रहे हों, क्योंकि आपके प्लैनेट्स वो एक्टिव हैं जिन्होंने आपको बीमार नहीं होने देना। अगर आपके प्लैनेट्स एक्टिव वो हैं जिन्होंने आपको बीमार करना है, आप जितना मर्जी परहेज़ कर लें, आप जितना मर्जी कर लें। अब कई दफ़ा ऐसा होता है आपकी बीमारी के सारे एक्टिव हैं, आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, आप नहीं खा पी रहे, लेकिन किसी और बंदे को फ्लू है, को बुखार है, उससे आपको वो बीमारी लग जाती है। उससे आपके ज़रा सा एक लुकमा लिया और आपको स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई दफ़ा आप बड़ा कुछ खा रहे होते हैं, आप बीमार नहीं होते। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। सिर्फ इंसान का उस माहौल में, उस जगह में, उस चीज़ों में आना ज़रूरी होता है। तो वो अगर बीमार हो रहा है तो वो उससे बच भी सकता है, कि उस अरसे में अवॉइड करे तो बच जाता है वो। ये बताइए, जब हम बात करते हैं अगेन टॉपिक के हवाले से, तो जो लड़के या लड़कियां शादी के लिए अटैम्प्ट करते हैं और ये अटैम्प्ट्स दे रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई वजूहत ऐसी बन जाती है कि लास्ट मोमेंट पर उनकी या तो शादी नहीं हो पाती, कैंसिल हो जाती है, या बात नहीं बन पाती, तो उनके जायचे में क्या डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, क्या इश्यूज़ होते हैं? देखिए, इस तरह के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। एक केस मेरे पास ऐसे भी आया था कि उस बेचारे की शादी थी, शादी हॉल सब कुछ बुक था, शादी से एक दिन पहले उसकी शादी ख़त्म हो गई और 1 साल तक वो शादी हॉल की बुकिंग भी चलती रही। 1 साल के बाद जाके उसी बुकिंग में उसकी दूसरी शादी हुई। तो उसके जायचे के अंदर जो उसका 7th हाउस है, फिर उसके बाद 4th हाउस है जो घर का सुख है, वो उसका डिस्टर्ब, फिर 2nd हाउस भी हम इसमें देखते हैं वो भी डिस्टर्ब होता है। सबसे आसान हल ये है कि देखिए, हम एक शादी पे बहुत कुछ खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर उससे पहले हम लोग इस्तिखारे की तरफ भी जाते हैं, लेकिन इस्तिखारा भी आप ये देखें कि आप किसी ऐसे शख्स से करवाएं जिसकी उस पर रूहानियत पे कमांड हो। ऐसा नहीं कि जैसे हर डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है, हर अच्छा खाना बनाने वाला अच्छा खाना नहीं बना सकता, आपको सब कुछ पता हो। इसी तरह जो लोग इस्तिखारा करते हैं, स्पिरिचुअली वो कितने स्ट्रांग हैं। अगर वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, उनको ख्वाब में मिलने वाले इशारे इस्तिखारे के अंदर ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं। अगर उनका नहीं, वो फिर ऐसी नेगेटिव इस्तिखारे भी कई दफ़ा आ जाते हैं। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट करें, अपनी कंपैटिबिलिटी को भी चेक करवाएं कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी सही तरह से मैच कर रही है एक दूसरे के साथ, तो फिर आप शादी की तरफ जाएं। आप बजाय इसके कि 2-3 माह एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या आपकी फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, तो आपकी कहीं पे भी बात है, आप उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ लोग आप बता देते हैं। लोग अब शर्माते भी नहीं हैं, लोग बता देते हैं कि आप पहले चेक कर लें कि जिस जगह हम अपने बच्चे की शादी करने लगे हैं या लड़का खुद करने लगा है, वो बाद में उसका जो लाइफ पार्टनर है वो किस तरह से रहेगा। जैसे अब काजल और अजय देवगन की जो डिस्टर्ब्ड मैरिटल लाइफ है, ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की डिस्टर्ब्ड मैरिटल लाइफ है, सैफ और करीना की भी डिस्टर्ब्ड मैरिटल लाइफ, समहाउ कुछ खबरें आ रही हैं। वी कांट से ऑन द फैक्ट्स कि आइदर इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन आप इन तीनों कपल्स की जब हम बात करते हैं, टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपको ऑब्वियसली ये तो नहीं आइडिया होगा कि इनका जायचा क्या है, लेकिन व्हाट वुड यू से अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट? देखिए, ऐश्वर्या और अभिषेक का तो तभी प्रॉब्लम था जब इनकी शादी होनी थी, कि ऐश्वर्या का जब निकाह होना था, उसके बांग्लिक है, बड़े मसले थे, कभी दरख्त से शादी, कभी बंदर से शादी। उन्होंने अपने मुताबिक उसकी रेमेडीज़ की, शादी चलती हुई है और अभी तक कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें चल रहे हैं, क्योंकि एक जायचे में वहाँ पे निकाह करते हैं या उनके तो फेरे होते हैं ना साथ? उनके फेरे होते हैं साथ, वो करते हैं, वो उनके लिए निकाह है। हमारी तो कमिटमेंट निकाह से, हमारी कमिटमेंट निकाह की होती है। देखें, उसके अंदर ऐसा है कि अगर आपके जायचे में मैरिटल यानी अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख नहीं है, बारिश है ना, निज़ाम कुदरत है, हम बारिश को नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया कि हम छतरी यूज़ करें, हम गीले होने से बचें, छींटे फिर भी पड़ते हैं। अगर काजल और अजय देवगन की शादी में इश्यूज़ हैं, या किसी सैफ की और करीना की शादी में इश्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है उनके जायचे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने वो अम्ब्रेला का शेल्टर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं उन पे छींटे पड़ रहे हैं, जिस वजह से उनकी मैरिटल लाइफ, और इन सब की मैरिटल लाइफ कब ख़राब हो रही है? आफ्टर 42। आप उनकी एज देख लीजिएगा 42 की, ये केतु की एज एक्टिव होती है, जिसके अंदर आप अपने लाइफ पार्टनर को या तो जो जैसा होता है वैसा कबूल कर लेते हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं,
तंज तनकीद ख़त्म हो जाती है। ये सारी लड़ाइयाँ मियाँ बीवी अगर 42 की एज तक, 2 एज में आज के शो में एक चीज़ आपको बता दूँ, वो न्यू कपल्स शादी के कम से कम 2 साल ज़रूर एक दूसरे को दें। ये मून के ईयर्स हैं, 2 साल। अगर ये 2 साल लड़का और लड़की अच्छी तरह गुजार लेते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया एस्ट्रोलॉजिकली कि आपकी अगली ज़िंदगी स्मूथ गुजरती है। और फिर अगर आपकी लाइफ गुजर रही उसके बावजूद कोई ना छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, जब वो 42 के हो जाते हैं या हस्बैंड हो जाता है या वाइफ, दोनों में से कोई एक हो जाए। साहब, ये ज़रूरी है कि शादी से पहले जायचा ज़रूर बनवाया जाए? देखें, हम अपने टेस्ट क्यों करवाते हैं? कोई भी डॉक्टर अगर किसी को शुगर हो जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं करता, रिवर्स नहीं कर सकता, वो उसको इंसुलिन पे ले आता है कि बॉडी बैलेंस रहे। हम बीइंग एस्ट्रोलॉजर किसी के भी जायचे के अंदर अगर कोई ख़राबी है तो हम उस ख़राबी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके प्रिकॉशंस करते हैं कि उसकी लाइफ बैलेंस रहे। और फिर कुछ ऐसे टाइमिंग्स को सेलेक्ट करते हैं कि उस वक्त आप अपने काम की इब्तदा करें ताकि आपका काम अच्छा हो, आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें। तो अगर आप जायचा बनवा लेते हैं उसके अंदर, अच्छा कई दफ़ा होता है हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे कंपैटिबल हैं लेकिन 2 दिन भी शादी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ख़राब टाइम पे इब्तदा हो गई किसी और रिश्तेदार की वजह से मियाँ बीवी आपस में अलहदगी नहीं चाहते, लेकिन ड्यू टू फैमिली रीजंस आपको अलहदगी करनी पड़ गई है। ये उसके ख़राब वक्त के इम्पैक्ट होते हैं। तो शादी से पहले अगर आप जायचा चेक करवा लें तो उसमें कोई मज़ाक नहीं है, बेहतरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शबाना। जिस तरह ज़ंजानी साहब बात कर रहे थे, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, वो तो स्टार्स के लिहाज से बात कर रहे थे, मैं तो ऐसी एक फनी बात करने लगी थी कि अजय देवगन और जो उसकी वाइफ है उसके दरमियान तो तब्बू आ गई है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब तब्बू आ गई है तो स्टार्स क्या करें? वो तो खुद स्टार्स हैं सारे। ऑन अ सीरियस नोट, अभी उन्होंने एज की बात की थी 42। अगर नफ्सियाती तौर पे आप देखेंगे तो एक मिड लाइफ क्राइसिस जिसे हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकली, वो आ रहा होता है एज 40 के बाद। तो मैं आपको मेडिकली बता देती हूँ, आपको बाय स्टार्स बता रहे थे। उसमें ये होता है कि उससे पहले जब आपकी शादी होती है ना, तो आपने देखा होगा डिवोर्स रेट जो है ना राइट आफ्टर बिफोर द बच्चों की बर्थ से पहले या तो डिवोर्स होता है कि लोग फैसला कर लेते हैं कि हमारी नहीं निभ रही, और शादी के शुरू में ही बच्चा पैदा करने से पहले वो कहते हैं कि इट्स नॉट वर्किंग, अपने रास्ते अलग कर लो। या फिर जब वो स्टेबल हो जाते हैं, जरा बड़ी उम्र के हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जरा कॉलेज जाने के करीब हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि दिस इज द गुड टाइम, अब बच्चों की नफ्सियात पे इतना काम जो है असर नहीं पड़ेगा हमारी डिवोर्स से, तो फिर जो ऐसे रास्ते अलग करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कपल्स। और 40s में जाके आपका जो क्राइसिस चल रहा होता है, एक्चुअली वो मिड लाइफ क्राइसिस को हम प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं अच्छे कामों से। या तो हम अच्छी तरफ चले जाएंगे, या अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप के साथ साथ जो है ना आपकी पूरी लाइफ जो है अपसाइड डाउन हो सकती है। उसमें क्या होता है कि उससे पहले अगर आप नजर मारें तो माएँ जो होती हैं वो बच्चे पैदा कर रही होती हैं, औरतें अपना फिजिकल फिटनेस जो है उनकी थोड़ी सी खराब हो रही होती है, बच्चे बैक टू बैक पैदा कर रही होती हैं, या प्रोफेशन के ऊपर ध्यान दे रही होती हैं, फैमिली के घर में ससुराल के घर साथ रह रही है तो और मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो एक स्ट्रगलिंग फेज होता है। ये भी साथ साथ जरूर बताइएगा डॉक्टर शबाना कि यूथ जो है उनका वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीव वापस किस तरह से हम उनको उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अर्ली मैरिजेस की जब बात की जाए कि अर्ली मैरिजेस कैसे प्रमोट की जाए यूथ में, अर्ली 20s की जो मैरिजेस होती हैं, और तो ये यूथ दोबारा से उस बिलीफ को कैसे फर्म कर सकते हैं कि अर्ली मैरिजेस आर एक्चुअली अ गुड स्टेप। जी, मैं सिर्फ एक चीज पहले वो फिनिश कर दूं फिर मैं इसका जवाब दे देती हूँ। मैं सिर्फ ये कहने लगी थी कि वो जो आदमी होते हैं ना वो तब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, 40s के बाद जरा वो स्टेबल हो जाते हैं। जब ये स्टेबिलिटी आ जाती है ना आदमियों के पास, तो वो अपने रिलेशनशिप को एवेलुएट करते हैं और फिर उनको बाहर की चीजें अच्छी लगना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए भी ये थोड़ा मसला आ जाता है मिड लाइफ क्राइसिस का आफ्टर एज 42। नाउ आंसरिंग योर क्वेश्चन, अभी देखें आपने कहा कि यूथ के अंदर प्रमोट कैसे कर सकते हैं। यूथ अगर स्ट्रगलिंग फेज में, उनको नहीं पता कि वो एक लड़का जो है मर्द बन गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, बाशऊर हो गया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, सारे लोग नहीं होते। अगर उनको सिर्फ डायरेक्शन पता है ना कि अगर वो एक IT में जाना है, अगर उनको पता है कि मुझे जो है करियर में स्टेबिलिटी मिल जाएगी, कॉलेज मेरा इतने अरसे में खत्म हो जाएगा, जरूरी नहीं कि वो टोटली अकम्पलिश्ड कौन बनता है 20s में, लेकिन अगर एक आपकी अच्छी बैकग्राउंड है फाइनेंशियल, और चलो अगर माँ बाप नहीं भी इतने, तो आपको ये पता है कि मैंने 5 साल में डॉक्टर बन जाना है, मैंने 5 साल, एक डायरेक्शन का जरूर आपको पता होना चाहिए।
आपने अगर बिल्कुल आपको ठीक बात की डायरेक्शन डॉक्टर शहवाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्शन की आपने बात की कि डायरेक्शन है, डिसीजन मेकिंग पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आपका खुद का बिलीफ जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे जो मिलकर इकट्ठे जब हो जाए तो आपको एक अच्छे क्या कह सकते हैं, सक्सेसफुल सिटीजन बना सकते हैं। और शादी क्यों करें, कैसे करें, कब करें, किस तरह करें, किससे करें। आई होप नाज़रीन आप लोग को इन तमाम बातों का जवाब ज़रूर मिला होगा, आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी। बहुत तमाम एक्सपर्ट्स जो हमने आज शेयर किए, कासिम अली शाह साहब की मौजूदगी में, ज़ंजानी साहब की मौजूदगी में, डॉक्टर शिवाना जी के साथ, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट देखने का। हम सहेली को जी दीजिए इजाज़त, कल से फिर मुलाकात होगी मंडे लाइव समर डिजिटल पर। अल्लाह हाफिज़।